राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सप्ताहाला काल सुरुवात झाली, परवा सुरुवात झाली 1 ऑक्टोबरला। डॉक्टर गणेश देवी उद्घाटक थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सप्ताह के, और 1 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक हमने लगभग 20 कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें वैचारिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। डॉक्टर गणेश देवी ने 1 अक्टूबर को 5 बजे इस सप्ताह का उद्घाटन किया और उनका भाषण जो उपस्थित है उनको बहुत ही प्रेरणादायी लगा। सुबह दोपहर को 3 बजे उनके साथ जैसे हम आज बैठे हैं वैसे हमने डॉक्टर गणेश देवी के साथ इनफॉर्मल डिस्कशन भी किया। कल गांधी जयंती थी और वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे था। उस मौके पर यहाँ पर सुबह 8:30 बजे हमने प्रार्थना और भजन का आयोजन किया था, और नॉन वायलेंस डे के मौके पर पूना के लक्ष्मी रोड, बाजीराव रोड से लेके शनिवार वाड़ा तक हमने एक रैली निकाली जिसको शांति मार्च हमने नाम दिया है। और पूना में जो 2014 को राइट्स हुए थे और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बहुत गलत मैसेजेस फैलाए गए और मोहसिन शेख नाम के एक इंजीनियर युवक की हत्या हुई, तो 2014 से हमने वो मार्च पूना के गांव में निकाला। पहले वो मार्च कोथरूड में निकलता था। कल सबके लिए हमने प्रसाद भोजन का आयोजन किया था। संस्था का हेतु है कि साल भर में जिन लोगों को हमने जोड़ा है वो एक दिन हमारे साथ खाना खाए। तो कल हमने प्रसाद भोजन का आयोजन किया था और दोपहर को 4 बजे हमने एक फिल्म दिखाई। और आज जो हम इनफॉर्मल डिस्कशन का ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका जो हेतु है, उद्देश्य है, ये यही है कि डॉक्टर अनिल सदगोपाल जैसे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति का आज व्याख्यान है शाम को 5:30 बजे। तो इतना नेशनल लेवल पर काम करने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ के प्रोग्राम में जो नियमित आते हैं, यहाँ कार्यकर्ता है, पूना में कई सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, कई सारे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले संस्था के कार्यकर्ता बैठे हैं, तो उनके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी हो, इनफॉर्मल डिस्कशन हो, इसका हेतु आज के कार्यक्रम का ये है। आज डॉक्टर अनिल सदगोपाल हमारे साथ बात करेंगे, हम उनके साथ बात करेंगे। दोपहर को 2 बजे एक फिल्म दिखाएंगे, कापूस कोंड्याची गोष्ट। मृणालिनी भोसले इस फिल्म के दिग्दर्शक है। शाम को 5:30 बजे सदगोपाल जी का व्याख्यान है, और इस व्याख्यान का शीर्षक उन्होंने ये तय किया है कि शिक्षा क्षेत्र में जो भेदभाव है उसके खिलाफ एक लिबरेशन मूवमेंट, मुक्ति आंदोलन की ज़रूरत है। और इस जो व्याख्यान कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर रमेश पानसे। रमेश पानसे ग्राम मंगल संस्था और एजुकेशन सेक्टर में जिनका एक बहुत बड़ा नाम है। कल सुबह 10 से 4:30 बजे तक हम एक वर्कशॉप करेंगे, खेती और मेक इन इंडिया। और इस वर्कशॉप में डॉक्टर विजय जावंदिया किसान आंदोलन के नेता है, और एनालिस्ट मिलिंद मुरुक्कर, ये 2 हमको गाइड करेंगे। कल शाम को 6 बजे भक्ति और सूफी संगीत का कार्यक्रम है पंडित अमरेंद्र धनेश्वर का। 5 अक्टूबर को हम एक वर्कशॉप करेंगे सुबह 10 से 4 बजे तक, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड टेररिज्म। इस पर बात करेंगे लक्ष्मीकांत देशमुख, जो एक राइटर है, कार्यकर्ता है, और फिरोज मिठीबोर वाला, जो खुद सीरिया इराक में जाकर वहाँ की उन्होंने परिस्थिति का अभ्यास किया है। 5 अक्टूबर को कोजागिरी का त्यौहार होता है, तो उस कोजागिरी के मौके पर हमने कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, और इस कवि सम्मेलन में मराठी कवि भी सहभागी होंगे, उर्दू कवि भी शरीक होंगे उसमें, और हिंदी भी होंगे, तो वो 3 भाषाओं में होगा। 6 अक्टूबर को पंडित नेहरू के विषय पर एक व्याख्यान होगा, और राज कुलकर्णी नाम के एक युवा व्याख्याता व्याख्यान देंगे, और उनके साथ भी हम आज आपके जैसा सुबह का डिस्कशन का प्रोग्राम है, शाम को उनका व्याख्यान है। 7 अक्टूबर को गुजरात से इस गांधी सप्ताह के लिए खास आएंगे जिग्नेश मेवाणी, गुजरात से आएंगे। डॉक्टर मिलिंद दावाड़ आएंगे जेएनयू से, और गांधी जी के परपोते तुषार गांधी आएंगे। वो भी इस तरह से सुबह एक इनफॉर्मल डिस्कशन होगा, शाम को उनका एक परिसंवाद होगा जिसका टाइटल हमने तय किया है, दलितों पर जो हमले होते हैं,
जाति का सवाल और वर्तमान दलित राजनीति, ये उस परिसंवाद का टाइटल होगा। 8 अक्टूबर को इस सप्ताह का आखिरी दिन होगा, जिसमें सुबह को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का वर्कशॉप होगा और एक फिल्म दिखाई जाएगी दोपहर को 3 बजे, रोड टू संगम, और दोपहर को 4 बजे बच्चों के लिए हमने मैजिक शो रखा है, जो हर साल बहुत बच्चों को अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सब लोग डॉक्टर अनिल सदगोपाल जी को सुनने के लिए आए हैं, उनसे बात करने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संस्था में। महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको एक विनती करता हूं कि आप आज के संदर्भ में, आज व्याख्यान में आप बहुत विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज यहाँ जो बैठे हैं ये सारे स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, अलग अलग संस्था के लोग हैं। द लर्निंग होम जो ग्राम मंगल का है, वहाँ की टीम पूरी आई हुई है, गांधी भवन यूक्रान के सब कार्यकर्ता है। तो उस हिसाब से आप अपनी एक बात रखिए और फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो मैं पूरा जो प्रोग्राम है वो आपके हाथ में देता हूँ और बैठ के बात कर सकते हैं। ये पूरी तरह से इनफॉर्मल सेशन होगा। थैंक यू। नहीं, बैठ के क्या दिन भर बैठे रहते हैं, कंप्यूटर बैठा देता है दिन भर। बस सुनिए, आपने ये क्या आपका कागज है? डॉक्टर अनिल सदगोपाल जिस विषय पर बात करेंगे वो है गैर बराबरी और गुलामी की शिक्षा के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई की विरासत का आह्वान। ये बात हुई ना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। उसमें आपने गैर बराबरी की बात की, भेदभाव बोल के, पर गुलामी की बात नहीं की, इसलिए मैं परेशान हो गया कि वो आया है नहीं आया है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। साथियों, जैसा है कि ये शाम का व्याख्यान होगा तो उसको तो यहाँ कहने की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि आप लोग ज़मीन पे काम करने वाले ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, इसलिए मुझे लगता है कुछ मैं ऐसी बात कहूँ जिससे कुछ बहस शुरू हो सके, कुछ नए सवाल उठें जो हम सब मिलके देश को बचाने के लिए। इस समय देश पे हमला हो रहा है, भारी हमला हो रहा है, वैश्विक पूंजी का भी हमला है और फांसीवाद का भी हमला है। तो ये कह के मैं अपने इंट्रोडक्शन भी दे रहा हूँ उसी के ज़रिए, वही मेरी इंट्रोडक्शन है कि इस वैश्विक पूंजी और फांसीवादी हमले के खिलाफ हम जो काम कर रहे हैं, उस काम के बारे में कुछ हम और सोच सकें गहराई से। मुझे लगा शायद डॉक्टर सप्तर्षि आने वाले हैं। अगर वो आ सकते हैं कुछ मिनटों के लिए, बिज़ी होंगे तो भी कुछ मिनटों के लिए आ जाए, क्योंकि उनके सामने उन्होंने कुछ सवाल पूछा तो मैंने उसका जवाब देना शुरू किया, तो उसमें बात बदल गई, कुछ और आ गई। तो आ जाते हैं तो वो कहानी मैं पूरी कर दूँगा। वो अच्छा रहेगा, उनके सामने वो कहानी पूरी हो जाए। मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि लर्निंग होम की बात मैंने यहाँ आने से पहले सुन ली थी और लर्निंग होम के ज़रिए गांधी के विचारों को एक बारी फिर एक ताज़ी नज़र से देख के शुरू करने की कोशिश हो रही है। तो मैं उसी जो बात वहाँ अधूरी लगी वो यहाँ पूरी कर रहा हूँ। बुलाया आपने उनको? अच्छा, हाँ, तो मैं जो हिस्सा उनको सुना चुका था वो भी सुना दूँ, नहीं आए तो मैं बात पूरी कर दूँगा। और लर्निंग होम से जुड़े हुए लोग यहाँ बैठे हैं कोई एक? अरे बहुत हैं, फिर तो बहुत ज़रूरी है मेरी बात कहना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके, धन्यवाद, अच्छा लगा। और आज हमें दिखाएंगे भी, आपने बोला था, ज़रूर ज़रूर। जो कहानी उन्होंने पूछा कि आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो बताइए, तो वहाँ से शुरू हुई थी बात। तो मैं उस बात का आवश्यक हिस्सा यहाँ पेश कर रहा हूँ। जब मैं अमेरिका से पीएचडी करके लौटा तो उसी समय मेरे दिमाग में जुनून था और जुनून को लेके लौटा, और जुनून था कि गांधी के नई तालीम के विचारों को ज़मीन पे उतारने की ज़रूरत है। इतना ही समझा था, ज़्यादा नहीं समझ में आता था, क्योंकि मैं विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान का नहीं था कभी भी। मेरा विषय बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था। मैं डीएनए
को निकालता था, डीएनए की अध्ययन करता था, जीन्स का अध्ययन करता था, तो उसमें कहीं गांधी की बात नहीं आती थी। तो मैं गांधी जी को जानता भी नहीं था, पर कुछ खास कारणों से जो भारतीय विद्यार्थियों का समूह वहाँ था, उन्होंने गांधी का मिलकर अध्ययन किया जब मैं वहाँ था, सन 62 से लेके सन 68 के बीच में। वो अलग कहानी है। तो मैं उस जुनून को लेके उतरा कि यहाँ वापस आया कि मुझे नई तालीम के विचार को ज़मीन पे उतारने के लिए काम करना है, पर कैसे करना है, क्या करना है, किसके साथ मिलके करना है, कुछ अंदाज नहीं था। दिल्ली शहर का पला पोसा था। वो कहानी पूरी कर रहा हूँ जो शुरू की थी। हाँ जी, तो जो हिस्सा बता चुका वो आपने नहीं सुना, कोई बात नहीं, वो बता ही चुका हूँ। तो मैं उस जुनून को लेके जब यहाँ वापस आया तो कुछ अंदाज नहीं था क्या करना है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो परमाणु ऊर्जा विभाग का संस्थान है बम्बई में, वहाँ मैंने काम शुरू किया। तो वहाँ का जो हर शनिवार इतवार होता था, मैं इस्तेमाल करता था देश के किसी हिस्से में चले जाना शुक्रवार की शाम से, और सोमवार की सवेरे लौटा, नहीं लौटा तो मंगल को लौटा तो सोमवार की कैजुअल लीव ले ली, और अपने ही जेब में पैसों से खर्च करके घूमता था देश भर में। बहुत जगह गया, मतलब उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वर्तमान उत्तराखंड का हिस्सा, गुजरात और महाराष्ट्र बहुत ही ज़्यादा गया इन दोनों प्रदेशों में। और जहाँ भी किसी ने बोला वहाँ नई तालीम का काम एक ज़माने में हुआ था या अभी भी हो रहा है, जाओ, तो वहाँ मैं चला जाता था और अध्ययन करता था। फ़ायदा मेरा ये था कि सामाजिक विज्ञान तो आता नहीं था, शिक्षा भी नहीं समझ में आती थी ज़्यादा, लेकिन चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी था, वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक पद्धति जरूर मेरे पास थी, तो उसका इस्तेमाल मैंने गांधी को समझने के लिए किया। तो वहीं से मेरी वो बात शुरू थी जहाँ रुक गई थी डॉक्टर सप्तर्षि के साथ, मैं वो पूरी कर रहा हूँ। तो जब मैं घूमा खासकर महाराष्ट्र गुजरात के विभिन्न संस्थानों में और उत्तर प्रदेश में भी, तमिलनाडु बिहार में भी, तो सब जगह मैंने एक बात देखी कि नई तालीम के संस्थाओं में जो 1939, 40, 42 में शुरू हो गई थी, कुछ 1950 के बाद शुरू हुई, तो उन सब संस्थानों में मैंने देखा कि जो विद्यार्थी होते थे वो मान लीजिए छोटे से खेत में, स्कूल के खेत में काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए जो वीड होती है, जो ज़रूरी नहीं है फसल के लिए, उसको निकाल रहे हैं, वीडिंग कर रहे हैं, तो वो एक पीरियड है, वीडिंग कर रहे हैं। उसके 3-4 पीरियड के बाद कभी वनस्पति शास्त्र का विषय आता था, तो अलग से बॉटनी पढ़ रहे हैं। वो कहाँ से पढ़ रहे हैं? जो उस राज्य सरकार की प्रिस्क्राइब्ड बॉटनी टेक्स्ट बुक होती थी, वहाँ से पढ़ रहे हैं। और वीडिंग अलग कर दी। वीडिंग का जो पीरियड था उसमें और बॉटनी के पीरियड में कोई संबंध नहीं था, दोनों अलग अलग होते थे, कि इम्तहान तो बॉटनी वाले में होगा, इसमें होगा नहीं, तो उस इम्तहान को उन्होंने स्वीकारा हुआ था। ऐसे ही मतलब खाना बनाया तो उसमें बहुत सारी रसायन शास्त्र आता है खाने बनाने में, तो वो रसायन शास्त्र में हल्दी डाली, नमक डाला, मिर्ची डाली, सब कुछ उसका अनुभव वहाँ कर रहे हैं, लेकिन रसायन शास्त्र का विषय बिल्कुल अलग है। ऐसे ही समाजशास्त्र की बात है, तो गांव में गए तो लोगों से मिले, उनकी जात पात पूछी या उनका रोज़गार क्या है वो समझा, और समझ के लौट के आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिविक्स की किताब अलग है, वो अलग पढ़ रहे हैं। तो मैं हर जगह पूछता था कि ये तो मुझे नई तालीम नहीं दिख रही आपके यहाँ पे, नई तालीम तो ये नहीं दिख रही, क्या थी? यही तो थी, अपने हाथ से काम किया, गांधी जी ने सिखाया था, अपने हाथ से हम काम करवाते हैं सब बच्चों से। मैंने कहा ये तो ज़रूर है, ये तो गांधी जी ने यही बताया था, पर गांधी जी ने ये भी बोला था इसी में से ज्ञान निकलता है, जो हाथ का काम है, उत्पादक काम है, इसी में से ज्ञान निकलता है। उन्होंने कहा हमने तो यही पढ़ा है उनके भाषणों में, उनके लेखन में, तो आप उसमें से तो ज्ञान नहीं निकल। नहीं, वो करते ना, बॉटनी पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, समाजशास्त्र पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं कहा था ज्ञान, उन्होंने कहा था उसी काम में से, उत्पादक काम में से ज्ञान निकलना चाहिए। फिर जब वो मेरे सवाल को समझ जाते थे, वो सब कहते थे हम समवाय करते हैं। तो ये मेरे लिए नया शब्द था, वो बाद में मैंने सीख लिया उस शब्द का अर्थ, ये समवाय, हम उनका संबंध जोड़ते हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा आप पहले संबंध तोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं, ये मुझे समझ में आया। तोड़ते क्यों हैं आप शुरू से जोड़ के क्यों नहीं रखते? वो कैसे संभव है? वो अलग काम है, हाथ से वाले काम, ये अलग काम है, इसको हम जोड़ेंगे ना, जैसे गांधी जी ने बोला था। गांधी जी ने नहीं बोला था, आप पढ़िए 1937 का अक्टूबर 1937 का वर्धा में दिया हुआ भाषण, वो मैंने हिंदी में पढ़ लिया था, आने के पहले ही वहीं पढ़ लिया था, तो अमेरिका में पढ़ लिया था। तो मैंने कहा देखिए पढ़िए ध्यान से। वो कहते हैं मैं जब तकली काटता हूँ तो मैंने कितनी बार तकली को घुमाया, उस गिनती से मैं गणित सीखना शुरू करता हूँ। मैंने कितने गज सूत काट लिया और कितने वजन का काट लिया, उससे मैं उसका वजन लेना और लंबाई नापना सीखता हूँ, तो लंबाई नापना भी सीखता हूँ। और करते करते मुझे समझ में आता है कि इसकी कपास कहाँ उगाई गई, किसने खरीदी, उसे मैनचेस्टर और लंकाशायर में जाके उससे कपड़ा बनाया और वापस भारत को बेचा और हमको लूटा। भारत की लूट साम्राज्यवाद ने कैसे की, ये भी मैं उसी में सीखता हूँ। 1938 22 अक्टूबर 1937 का भाषण वर्धा में पढ़िए। वो हिंदी भी नहीं बोलना चाहिए, वो हिंदुस्तानी है जिसकी वो वकालत करते थे, हिंदुस्तानी में लिखा, वो उसका अंग्रेजी अनुवाद किसी ने नहीं किया है, उसके पैरा इसलिए गूगल में नहीं मिलेगा आपको। और
उसके जो पैराग्राफ है काम मेरे एकदम काम के थे, उनका मैंने स्वयं अंग्रेजी अनुवाद करके बहुत जगह छापा है, तो उनका मैं करता रहता हूँ, एक दिन पूरा कर दूंगा उसको। तो ये मैं उसको उनको उद्धृत करता था, उनको बात मेरी समझ नहीं, कहते हमने तो समवाय सीखा है। वो बात की बात है, मैंने बहुत जब पढ़ा, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन की रिपोर्ट पढ़ी 1938 की लिखी हुई उसी चीज़ पे, फिर मैंने समझा हाँ ये को रिलेशन अंग्रेजी में, हिंदी में समवाय, गुजराती में समवाय, ये कहाँ से आया है, वो जाकिर हुसैन साहब की रिपोर्ट से आया है, समवाय स्थापित किया जाएगा। तो मेरा सवाल और तीखा हो गया। वही जब मैं टाटा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिसर्च करता था, पढ़ाता था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो करते करते मुझे समझ में आया कि नई तालीम को तो समझा ही नहीं हमारे लोगों ने, उसको तोड़ा पहले और तोड़ के फिर जोड़ने की कोशिश करते, जुड़ती है नहीं वो। बीच में स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन है, नई तालीम बोर्ड का भी एग्जामिनेशन, गुजरात में नई तालीम बोर्ड बना था अलग से, वो भी तोड़ने की बात करता था, अलग अलग करो और फिर जोड़ो, वो सब जगह समवाय की बात थी। तो मुझे ये तोड़ना था, ज्ञान और उत्पादक काम का जो अभिन्न रिश्ता है, जो गांधी जी ने देख लिया था, समझ लिया था, उसको पहले तोड़ो। तो फिर तो हम लड़ाई हार गए ना, जब तोड़ दिया तो फिर लड़ाई हार गए, फिर कौन सी नई तालीम, ऐसे मेरे दिमाग में सवाल आए। तो एक किसी ने मुझे एक बहुत, मेरे से बहुत उम्र में बड़े और बहुत पहचाने नाम है वो गांधीवादी शिक्षा में, उनका नाम है ज्योति भाई देसाई। किसी ने मेरी सन 68-69 में जब मैं टाटा इंस्टीट्यूट में था, उनसे मुलाकात करवा दी। मुझे याद है मेरिन ड्राइव पे खड़े हुए उन्होंने मुझे लंबा लेक्चर दिया गांधीवादी शिक्षा के सिद्धांतों पे। मैंने सुना उनकी बात को, मैंने कहा मैं आपके काम को देखने वेट्स आऊँगा, जहाँ वो टीचर एजुकेशन कॉलेज चलाते थे, मैं वहाँ गया उनके पास और उन्होंने बड़े शौक से दिखाया। तो वहाँ भी यही मैंने समस्या देखी। तो ज्योति भाई के घर बैठ के मैंने शाम को उनसे खूब लड़ाई लड़ी। मैंने कहा मैं तो इस उम्मीद में आया था कि यहाँ समवाय नहीं हो रहा होगा, यहाँ तो निकलेगा उत्पादक काम से ज्ञान निकलेगा। वो सुनते रहे, मुझे मुस्कुराते रहे, कहते तुम ठीक कह रहे हो, तुम ऐसा करो, तुम शाम की संध्या की जो प्रार्थना होगी, जिसको जुगतराम भाई चलाते हैं, वो बड़ा मशहूर नाम है गुजरात के, दक्षिण गुजरात में जो इस समय वो आदिवासी इलाका है सूरत के दक्षिण में, तो वहाँ पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव था और उन्होंने जंगल की आदिवासियों की समितियाँ बनाई थी, कोऑपरेटिव बनाई थी, और उसका एक सिद्धांत रखा था, 20-22 कोऑपरेटिव थी, हर एक में सिद्धांत था उनके मेमोरेंडम में लिखा हुआ, इसका 1% जो मुनाफा होगा वो नई तालीम के संस्थानों को खड़ा करने के लिए होगा। बहुत ही गजब की बात थी। तो वो एक बहुत बड़ा प्रभावकारी नाम था। तो मुझे जब पता चला कितने प्रभावकारी आदमी हैं, तो मैं डर भी गया कि मैं तो उस समय बहुत कम उम्र का था, मेरी उम्र 30 साल भी नहीं हुई थी। तो वो शाम की संध्या में मैं शामिल हुआ। जब संध्या खत्म हो गई तो ज्योति भाई ने मेरा परिचय दिया, वो टाटा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं, हमारा काम देखने समझने आए हैं। तो उनका अच्छा तुम हो, क्यों आए हो यहाँ पर? तो मैं और घबरा गया उनकी पूरे बातचीत से। मैंने कहा जुगतराम भाई मैं आया हूँ क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ क्या है। तो देखा काम? मैंने कहा देखा। क्या समझे? मैंने कहा ये तो गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ है। तुमने ज्योति भाई को बता दिया? मैंने कहा बता चुका हूँ। और उन्होंने कहा कि आपके सामने वाली बात कहूँ। तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। कहते नहीं पूरी बात बताओ, क्या क्यों तुम ऐसा कहते हो? मैंने समझाई ये वाली बात, वो सुनी, ठीक मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो, तो क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं तो यही सोच के आया हूँ, अभी भी मेरे मन में यही है कि मैं आपसे इजाज़त लूँ और यहीं पर बस जाऊँ टाटा इंस्टीट्यूट छोड़ के, और यहीं पे काम करूँ और गांधी जी के सिद्धांतों को सही ढंग से यहाँ पर प्रतिपादित करूँ, यहाँ उतारें, अभी जो गड़बड़ है उसको ख़त्म की जाए। और यहाँ नहीं होगी वेटछी जो इतना बड़ा तीर्थ स्थान बन गया है नई तालीम के नाम पे, तो फिर और कहाँ होगी? और यहाँ हो जाएगी तो सारे देश को समझ में आ जाएगी। कहते हैं एक बात मैं तुमको कहूँ, बुरा मत मानना, तुम कल सवेरे जो पहली बस जाती है यहाँ से सूरत को, उसे सूरत चले जाओ और बम्बई चले जाओ, लौट जाओ, यहाँ मत रहना कल के बाद। मैंने कहा नाराज़ हो गए, मेरी बात इतना मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तुम नाराज़ हो गए हैं, तो बस चले जाओ और फिर यहाँ मत आना काम करने। तो मैंने कहा मैं समझा नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं? ज्योति भाई ने तो ऐसा नहीं कहा रहो यहाँ पे और करो काम। कहते मैं इसलिए कह रहा हूँ, तुमको ये वाली बात जो तुम कह रहे हो कोई नहीं करने देगा, न मेरे यहाँ न तो नई तालीम के किसी और संस्थान में। तुमको ये वाली बात कोई नहीं करने देगा, मैं फेल हो चुका हूँ इसको करवाने में, और गांधी जी भी नहीं करवा पाए। तो तुमको मैं, तुम्हारे जैसे नौजवान को, पढ़े लिखे आदमी को मैं निराश नहीं करना चाहता हूँ। तुम निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं और जाके जगह ढूंढो जहाँ पे नई तालीम का कोई काम नहीं हुआ है, वहाँ तुम कर पाओगे, यहाँ नहीं कर पाओगे। और मुझे सचमुच लौटा दिया उन्होंने ये कह के, बहुत प्यार से कहा सारी बात को। तो ये मेरी कहानी जो मैं आपके सामने पूरी नहीं कर पाया। और फिर मैं नई तालीम की खोज में घूमता रहा, और एकेडमिक लेवल पे भी और काम के लेवल पे भी। तो अभी उस बात को समेट रहा हूँ कि अगली बात करने वाला हूँ इससे अलग हटके। तो बहुत सालों बाद 1973 में होशंगाबाद ज़िले
में, जहाँ पे मैं जाके बस गया अगले 20 सालों के लिए। होशंगाबाद ज़िले के एक अर्ध आदिवासी गांव, आधा गांव आदिवासी, बाकी दलित और अन्य जातियों का। तो उस गांव में हमने नई तालीम का अपने मन का प्रयोग किया, जो हमें लगा गांधी जी के सिद्धांतों पर है। वो उत्पादक काम से ज्ञान सीधे निकालता है, केवल ज्ञान ही नहीं, मूल्यों का निर्माण भी करता है, ज्ञान का निर्माण भी करता है, भाषा का निर्माण, गणित का निर्माण, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सबका निर्माण करता है। और वो बहुत ही प्रेरणादायक अनुभव था। हम 3-4 लोगों ने मिलकर किया था, बस 2 लोगों ने खासकर अग्रणी भूमिका अदा की थी, हमारे साथियों ने। वो दोनों इसमें प्रोफेसर हैं शिक्षा के, उस काम के कारण दोनों प्रोफेसर हैं शिक्षा के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो उस काम के अनुभव कभी डॉक्यूमेंट नहीं हुए, तो हम लोग लिखना नहीं जानते थे। हमें लगता काम करो बस बहुत है, क्योंकि उसमें ये वाला दिमाग नहीं था कि इसका कभी ऐतिहासिक महत्व होगा। तो काम करते थे, खुश हो जाते थे और आगे बढ़ जाते थे। और अपने काम का क्रिटिसिज्म भी करते थे, क्योंकि वो तो साइंस में हमको सिखाया गया था अपने काम का क्रिटिसिज्म करना, खूब करते थे। आपस में लड़ाइयाँ भी होती थी, मतभेद भी होते थे, पर काम होता था। उसको मैंने 2011 में गुजरात विद्यापीठ ने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। तो मैं भूल गया, शायद मैंने 7 व्याख्यान दिए एक सीरीज़ में, और उसको वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया। वो ये हैं। इसके मैं 2 सेट लाया हूँ। एक मैं इस उम्मीद में कि जब आया था मई में तो लाइब्रेरी देखी थी, मुझे लगा लाइब्रेरी में होने चाहिए, तो वो लाइब्रेरी में मैं दे दूँगा। एक और है मेरे पास, तो उसमें मैंने इसका वर्णन किया है, उस अनुभव का, नई तालीम के अनुभव का। और फिर उस नई तालीम के अनुभव को 6 साल काम करके हमने समेट दिया। और समेटा क्यों, उसका उत्तर मैं खुद देने की कोशिश करूँगा अलग से, वो इस वाली बात का हिस्सा नहीं। हालांकि इसमें मैंने बताया क्यों समेटा उसको, वो भी हमने बताया है, क्यों उसको आगे नहीं बढ़ाया। तो ये अनुभव मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमने समवाय नहीं किया। हमने जितना काम 6 साल किया, सीधे उत्पादक काम से, मूंगफली की खेती से, गौपालन करते हुए, बढ़ईगिरी का काम करते हुए, लोहे के औजार बनाते हुए, नाना प्रकार के ऐसे काम करते हुए, उसी में से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, गणित, भाषा, सब कुछ निकली उसमें से। और गांधी जी का 1937 का भाषण जैसे दिया गया था वैसे ही ज़मीन पर उतार के हमने रख दिया। और मेरे ख्याल से इसका बहुत कम ऐसा तजुर्बा और जगह हुआ होगा ज़रूर। देश बहुत बड़ा है और बहुत जगह लोग काम करते हैं जो हम सुन नहीं पाते, पता नहीं कर पाए। ज़रूर हुआ होगा इतने बड़े मुल्क में, लेकिन बहुत कम जगहों पे हुआ होगा। और हमें कोई ज़रूरत नहीं थी नई तालीम बोर्ड की उसको काम करने के लिए। हमें जो करना था हमने किया। वो कैसे किया उसकी कहानी इसमें है, वो कैसे किया, वो अनुभव बहुत ही ज़बरदस्त है। जब ये अनुभव एक बारी, हाँ वो भी मैं पूरा कर लूँ, 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑन एजुकेशन वो तैयार हो रहा था। वो हर 10-15 साल बाद तैयार किया जाता है। तो 2005 में जब नई सरकार आई थी मनमोहन सिंह वाली, उस समय वो तैयार किया जा रहा था एनसीईआरटी के द्वारा। उसकी एक कमेटी बनी थी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम की कमेटी बनी थी। वो आप में से कई लोगों ने सुना होगा, एनसीएफ 2005 के नाम से जाना जाता है। तो उस कमेटी का मैं भी मेंबर था और प्रोफेसर यशपाल उसके चेयरपर्सन थे और प्रोफेसर कृष्ण कुमार उसके एनसीईआरटी डायरेक्टर होने के नाते उसके मेंबर सेक्रेटरी थे। तो उसने, प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने मुझसे एक दिन फ़ोन करके उस कमेटी के गठन के पहले पूछा कि हम इसके तहत इसकी तैयारी के लिए 20 राष्ट्रीय फोकस ग्रुप स्थापित करने वाले हैं उस शिक्षा व्यवस्था के अलग अलग आयामों को लेके। तो उनमें से साइंस एजुकेशन, चूंकि आपने इतना काम किया है साइंस एजुकेशन के विषय पर, जो ग्रुप है उसके आप अध्यक्षता स्वीकार कर लीजिए। ये 2005 की बात है। मैंने कहा नहीं कृष्ण कुमार जी, मैं वो काम नहीं करूँगा, मैं छोड़ चुका हूँ विज्ञान शिक्षण का काम, वो पीछे छूट गया मेरे से, मैं आगे निकल गया हूँ, उस पर आप किसी और साथी को बना लीजिए। कहते हैं इसका मतलब मेरी कोई मदद नहीं करेंगे एनसीईआरटी के इस काम, इतने बड़े काम में? मैं कहा नहीं, मैं करूँगा, पर मेरी शर्त कुछ और है। एक 21वां फोकस ग्रुप बनाइए, 21st फोकस ग्रुप, उसका नाम दीजिए काम और शिक्षा, वर्क इन एजुकेशन, इसका नाम दीजिए। उसकी अध्यक्षता मुझे दे दीजिए, मैं वो कर दूंगा, उसकी रिपोर्ट तैयार करवा दूंगा। कहते हैं मतलब क्या होगा? मैंने कहा गांधी के 1937 के व्याख्यान को भारत की शिक्षा व्यवस्था में, स्कूल व्यवस्था में, पूरी 14 लाख स्कूल थे, 14 लाख स्कूलों की व्यवस्था में कैसे ज़मीन पर उतारा जाए, कैसे उसको अभिन्न हिस्सा बना दिया जाए स्कूली शिक्षा का, और बाद में उसके जो निहितार्थ उच्च शिक्षा के लिए होंगे वो भी कैसे शामिल किए जाएं, उसके ऊपर हम रिपोर्ट लिख के आपको देंगे, ये तैयारी करके देंगे। मेरी एक और शर्त है, उसके जितने मेंबर होंगे उनको मैं चुनूंगा सारे देश में से, अलग अलग प्रदेशों में से। वो मुझे आप इतनी छूट दे लीजिए, विश्वास करके, मैं गड़बड़ नहीं करूँगा, रिपोर्ट बढ़िया तैयार होकर आपको मिल जाएगी। वो मान गए। 21वां फोकस ग्रुप हुआ, वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अभी भी मिलती है, वो आप ले सकते हैं। जब वो काम करने गए और पहली कमेटी की पहली मीटिंग हुई, उसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लोग थे।
तो लोगों ने कहा हम समझे नहीं, इसमें कौन सी नई बात हम कहेंगे। नई तालीम की बात तो सैकड़ों जगहों पे हो चुकी है। अकेले गुजरात में 400 स्कूल चलते थे एक ज़माने में ऐसे, है तो बल्कि बाद में 500 हो गए थे वो। तो कौन सी नई बात हम इस रिपोर्ट में लिखने वाले हैं। तो मुझे समझ नहीं आया क्या कहूँ, सब विद्वान लोग बैठे थे। तो मैंने ये जो पुरानी कहानी थी 1972 से 78 तक की, होशंगाबाद ज़िले के एक गाँव में जो हमने काम किया था, हमने सुना दी, जो इसमें लिखी हुई है, इसमें बोली हुई है। जब सुनी उन्होंने, कोई 45 मिनट 50 मिनट मैंने बोली होगी, तो उनमें से एक विदुषी तमिलनाडु की थी, वो बोली मुझसे, ये बताओ ये जो आपने कहानी सुनाई है ये गिजू भाई के सपने जैसी है या वास्तव में ऐसा कहीं हुआ है। मैंने कहा मैंने तो आपको गांव का नाम बताया, साल बताए, किन लोगों ने काम किया उनके नाम बताए, तो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। कहते हैं ये संभव ही नहीं ऐसा हो पाना, ये तो एक गांव में भी संभव नहीं, देश की बात तो छोड़िए, आप करें देश भर में हो, 14 लाख स्कूलों में हो, ये तो संभव ही नहीं है। और आप खुद ही कह रहे हैं, गांधी जी खुद ही उसको अपने आंखों के सामने उनको दिक्कत आ रही थी, जब तक अरण्यकांत साहब आए और बस गए आके वर्धा में, तब उनके सामने अरण्यकांत साहब के सामने ये बात हो पाई, नहीं तो और लोग तो कर भी नहीं पाए। तो ये तो संभव नहीं है, कोई सपने वाली कहानी है, आपने मनगढ़ंत बना के हमको सुना दी है। तो मैंने कहा चलिए एक हम समझौता करें, मनगढ़ंत कहानी को कैसे ज़मीन पर उतारा जाए। क्यों आप मानती हैं, ठीक है, कहते बिल्कुल यही होना चाहिए, पर ये तो हो नहीं सकती। तो ये कैसे होगी, बड़ा प्रश्न हम लोगों के सामने था, उस रिपोर्ट में लिखा है कैसे होनी चाहिए। और वो रिपोर्ट एनसीईआरटी की जो मेन कमेटी थी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी, उसका भी मैं मेंबर था, उस कमेटी ने खारिज कर दी। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में उनके कहने पर खारिज हुई। और वो नहीं है इसको काउंटर करने के लिए, पर ये इतिहास में लिखा हुआ है। वो खारिज हुई पूरी रिपोर्ट, उसको तोड़ मरोड़ के काम और शिक्षा का वो रूप पेश हुआ जो आज़ादी के बाद से अभी तक हमेशा स्वीकारा गया था, जो कोई रूप था नहीं, कुछ और ही पेश कर दिया गया। और मैं उनके साथ आर्ग्यू करता गया, कृष्ण कुमार जी से भी और प्रोफेसर यशपाल जी से ईमेल करके, ये जो आप लिख रहे हैं, जो ड्राफ्ट आया है, ये वो नहीं है जो हमने दिया। आपने कहा था हमारी रिपोर्ट इनपुट होगी, तो इनपुट तो गायब हो गई, ये कहाँ से विचार आ गया, हमने तो कभी कहा ही नहीं। नहीं वही विचार है। हमने कहा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा मैं रिकॉर्ड में ला रहा हूँ, ये बिल्कुल वो विचार नहीं है, कोई और विचार है, ये वही है जो आप हमेशा करते रहे, और वो नहीं करने को तैयार हैं जो हम कह रहे हैं, इसलिए आपने हमें खारिज कर दिया। ये बात हमने लिखी। मुझे पानी मिल जाएगा। खैर, ये मैंने इसी कहानी सुनाई। एक तो वैचारिक बात थी इसमें, और दूसरी बात थी कि लड़ाई कितनी तीखी होती है, जो 1937 में गांधी जी ने शुरू करी, वो 1938 की जाकिर हुसैन कमेटी में ही डाइल्यूट हो गई पहले कदम में, जब सार्जेंट कमीशन, उसका नाम है क्योंकि उसके वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आखिरी शिक्षाविद के आदमी थे, जो 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी आखिरी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन की रिपोर्ट लिखवाई। तो सार्जेंट साहब बहुत भारत को प्यार करने वाले आदमी थे, तो वो 1945 की रिपोर्ट है, उसने एक कदम और डाइल्यूट कर दिया। उसने कहा गांधी जी का विचार बिल्कुल ठीक है, हर स्कूल में हाथ से करने वाली कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। गांधी ने नहीं कहा था, बिल्कुल नहीं कहा था कि एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी शब्द का मतलब आपने गांधी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था उत्पादक काम होना चाहिए, उत्पादक काम से ज्ञान का निर्माण होना चाहिए, पूरा करिकुलम, पूरा टेक्स्ट वहाँ से निकलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा अगर मातृभाषाओं में शिक्षण देना है तो उत्पादक काम से जुड़ा हुआ शिक्षण होगा, तभी मातृभाषाओं से होगा, नहीं तो आपको बार बार अंग्रेजी पे लौटना पड़ेगा या किसी और बाहर की भाषा में लौटना पड़ेगा। तो उन्होंने भाषा के सवाल को वहाँ जोड़ा। शिक्षक कैसा हो, शिक्षक की अवधारणा भी उन्होंने नई तालीम के उत्पादक काम से जोड़ी, जो महात्मा फुले ने भी जोड़ी। मैंने लिखा है अभी हाल के एक लेख में कि इस बात को बहुत कम लोगों ने नोट किया है, क्योंकि जाति व्यवस्था पर जो विमर्श भारत में अब स्थापित हो रहा है, उसमें महात्मा फुले अंबेडकर को भिड़ाया जाता है गांधी के साथ, और हम दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उस लड़ाई में भी हम शामिल हैं, उनको दोनों को जोड़ने की। और महात्मा फुले ने 1882 में जो ज्ञापन दिया था, ये बात तो शाम को भी कह देनी चाहिए, जो ज्ञापन दिया था ब्रिटिश हंटर आयोग के सामने, उससे उन्होंने शिक्षक कैसा हो, बहुत सारी बातें कही थी, शिक्षक कैसा हो इसकी कल्पना पेश की थी। और उन्होंने कहा कि आज जो शिक्षक ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, 1882 की रिपोर्ट, वो ऐसे शिक्षक हैं जो उच्च जातियों के हैं और अपने हाथ से कभी कोई काम नहीं किया होता, इसलिए उनके जो विद्यार्थी हैं जो उत्पीड़ित जातियों से आते हैं, जो हाथों से काम खुद करते हैं, उनके परिवार वाले हाथ से काम करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं, उनके जीवन को समझ नहीं पाते, उनसे जुड़ नहीं पाते। इसलिए हमको एक ऐसा शिक्षक चाहिए जिसको हल, इसको मराठी में हल को क्या बोलते हैं, नांगेड़, नांगेड़ की मूठ जहां पकड़ते हैं हल को, मूठ को पकड़ने में और बड़े सुथार की आरी पकड़ने में शर्म ना आती हो।
लज्जा ना आती हो। हमें ऐसे शिक्षक चाहिए। इतना जोरदार वाक्य है महात्मा फुले का। और मैंने लिखा है अपने हाल में पब्लिश EPW में छपा मेरा लेख, मैंने लिखा है गांधी ने ये बात 1937 में फॉर्मल रूप में कही, ये बात 1882 में महात्मा फुले ने पहले कह दी। इस जोड़िए दोनों एक ही बात अंत में कह रहे हैं, स्वतंत्र रूप से एक ही निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। और इन दोनों की बातों को आज़ाद हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था ने और सत्ता ने पूरी तरीके से खारिज किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा किस पार्टी की सत्ता थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे उच्च वर्गीय उच्च वर्णीय, क्यों वर्ण और वर्ग एक हो जाते हैं एक लेवल के बाद, तो उच्च वर्गीय उच्च वर्णीय सोच ने इजाज़त नहीं दी कि हाथ से किया हुआ उत्पादक काम हमारे स्कूल व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान, कोर स्थान की बात हो रही है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है। ये आखिरी पीरियड जो SUPW का आखिरी पीरियड होता है उसकी बात नहीं हो रही है, ये कोर स्थान पा पाए इसकी बात हो रही है। वो स्थान कभी नहीं मिला। ये लड़ाई इसलिए जारी है, फुले गांधी की संयुक्त लड़ाई आज भी जारी है। एक बात खत्म हुई। मैं भाषा के सवाल पे आ रहा हूँ, जिससे आप लोग सब जूझते होंगे कि हम सब मन में जानते हैं और दिमाग से भी जानते हैं, और दुनिया भर के भाषा विज्ञानी इस बात को बार बार स्थापित करते हैं और शिक्षाविद भी स्थापित करते हैं कि अगर आधुनिक ज्ञान प्राप्त करना है, आधुनिकतम ज्ञान मैं बोल लेता हूँ, आधुनिकतम ज्ञान प्राप्त करना है, उसका सबसे सक्षम जरिया मातृभाषा होती है। इस बात को सिद्धांत के आधार पर भी प्रतिपादित किया जा चुका है और व्यवहार में भी किया जा चुका है अनेकों बार, और दुनिया भर के विभिन्न मुल्कों में अपने अपने ढंग से इसको स्थापित किया गया है। और अगर कोई अपनी मातृभाषा के अलावा कोई भाषा सीखनी है, चाहे वो अंग्रेजी क्यों ना हो, तो अंग्रेजी को भी हासिल करने का सबसे सक्षम माध्यम आपकी मातृभाषा होती है, अंग्रेजी सीखने का भी। और मेरी पीढ़ी के तो सब लोग जो अंग्रेजी बढ़िया अंग्रेजी जानते थे, सबने अपनी अपनी मातृभाषाओं से सीखी, बढ़िया अंग्रेजी सीखी और बिना दिक्कत के सीखी। और वो भौतिक शास्त्री भी बने, रसायन शास्त्री भी बने, और आपके महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े खगोल शास्त्री बने जयन नालिकर, वो भी मराठी पढ़ते पढ़ते बने। मराठी हिंदी भी एक लेवल पढ़ी, मराठी माध्यम दोनों से पढ़ा उन्होंने, हिंदी मराठी माध्यम से पढ़ते हुए वो खगोल शास्त्री बन गए। और कभी उनको दिक्कत, एक बार उनको बुला के हमने लेक्चर करवाया दिल्ली में, उनका बहुत पुरानी बात है, तो उनसे लोगों ने पूछा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई एस्ट्रोफिजिक्स सीखते हुए, क्योंकि आपका माध्यम तो हिंदी और मराठी था? कहते नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर उन्होंने बोला मेरे पिता को भी नहीं आई, जो हिंदुस्तान के महान गणितज्ञ थे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आई गणित सीखते हुए, किसी को नहीं आती। APJ अब्दुल कलाम को रॉकेट साइंटिस्ट बनते हुए कोई दिक्कत नहीं, वो तमिल माध्यम के स्कूलों में गए, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आई। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब जो विद्वान लोग हुए मेरी पीढ़ी के, उसके बाद वाली एक और पीढ़ी के भी, उनको किसी को दिक्कत नहीं आई अपनी मातृभाषाओं से अंग्रेजी सीखते हुए या आधुनिक ज्ञान, चाहे कानून का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे सामाजिक विज्ञान को हासिल करते हुए। लेकिन आज पूरी इस पीढ़ी का और आने वाली पीढ़ी का तो और भी बुरा हाल होने वाला है। आत्मविश्वास डगमगा चुका है, पूरा डगमगा गया है। और मैंने कल भी ठाणे में था, कल भी मैंने इस विषय पे एक बात की, और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी उठे। खैर मैं अभी वाली बात पे लौटता हूँ। तो और सब जगह जहाँ पे लोग मातृभाषा की बात को जानते हैं, समझते हैं, वो क्या आंदोलन करते हैं, क्या मांग उठाते हैं? हम मांग ये उठाते रहे कि कम से कम 8वीं कक्षा तक तो मातृभाषा में दे दो। तो इस बात से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, पर मैं व्यक्त करना बहुत हाल में सीखा हूँ। तो 3-4 साल पहले कर्नाटक में मातृभाषा के सवाल पर और भाषा का शिक्षा में क्या स्थान होना चाहिए, इस पर एक तैयारी मीटिंग थी, आंदोलन वालों ने की थी, मुझे बुलाया था। तो मैंने कहा आज मैं पहली बार हिम्मत करके एक नई बात कहने वाला हूँ कि आप सब लोग, और मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम जो भाषा के महत्व को जानकर मातृभाषाओं को अपनी भूमिका, सही भूमिका दिलवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग अभी तक गलत रास्ते पर रहे हैं। तो सबके चेहरे बिल्कुल बदल गए, ये तो क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी की वकालत करने वाले हैं क्या? तो मैंने कहा इसलिए हम गलत रास्ते पर रहे हैं क्योंकि हम सब ये कहते हैं कम से कम 5वीं कक्षा तक तो मातृभाषा को मीडियम बना दो, माध्यम बना दो, या कम से कम 8वीं कक्षा तक बना दो। बहुत हिम्मत कोई कहता है तो 10वीं कक्षा तक बना दो। ये गलत मांग है। ये मांग करते ही आप अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। आप ये कहते हैं कि उच्च ज्ञान जो होगा वो तो सब अंग्रेजी में होगा, और सारा नीचे का जो ज्ञान होगा वो अपनी मातृभाषा में ले लो, हमें चिंता नहीं, वो बाद में तो सब अंग्रेजी में होने वाला है। इसलिए अपने आंदोलन की मांग को बदलिए और कहिए कि सारी प्रोफेशनल एजुकेशन, सारी हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, कानून हो, लॉ हो, कुछ भी हो, वो सारी उच्च शिक्षा
अपनी अपनी मातृभाषाओं में होनी चाहिए। ये हिम्मत कीजिए। ये जब आप करेंगे तो फिर आपको प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या हो ये कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। आप कहिए यूपीएससी की परीक्षाएं, हमारी राजघटना में जो 22 भाषाओं की सूची बनी हुई है 8 शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में, उस 22 भाषाओं में यूपीएससी की परीक्षा होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी भाषा हो। हमें मतलब 22 में आ गई है, कोशिश की और 22 शामिल हो जाए, क्योंकि 1500 भाषाएं भारत में हैं, और 22 शामिल हो जाए, उसकी हम कोशिश करें, उन 44 में भी करें। वो मांग उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिसिन उसमें पढ़ाया जाए, इसकी मांग कीजिए। इकोनॉमिक्स उसमें पढ़ाई जाए, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए, कैलकुलस पढ़ाया जाए, इसकी मांग आप कीजिए। जब ये मांग करेंगे तो आप लड़ाई जीत जाएंगे। तो जब मैं कह रहा था तो अगली कतार में 2 बुजुर्ग आदमी बैठे थे, बहुत बुजुर्ग नहीं थे पर उनके बाल सफ़ेद हो रहे थे, तो जैसे आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, वो मुस्कुरा रहे थे। मैं बात जितनी जोर से बोलता उतना और मुस्कुराते थे। मैंने सोचा मैंने वास्तव में कोई गलत बात कह दी होगी, तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा देखिए मुझे लग रहा है मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूँ, तो ये जो साथी मुस्कुरा रहे हैं तो उनमें से मैं निवेदन करूँगा कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं, सबको समझा दें, मेरी गलती बता दें। तो एक खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं आप गलत नहीं बोल रहे हैं, हम ये मुस्कुरा रहे हैं कि आपको कर्नाटक में आके बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मैं, क्योंकि आपकी भी मांग सबकी यही है, आपकी लिखित मांग मेरे सामने, हैंडबिल पैम्फलेट सब मेरे पास हैं, जो पर्चा कल आपने बांटा सारे शहर में कि कम से कम 8वीं तक की शिक्षा तो कन्नड़ में होनी चाहिए तो आप ही ने तो कहा है। कहते नहीं ये नहीं मैं बोल रहा, आपको ये मालूम नहीं है कि क्या हो चुका है कर्नाटक में। तब उन्होंने जो कहानी बताई मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। कहा कि मैसूर विश्वविद्यालय ने एक 8 साल का प्रोजेक्ट लिया और उनके तय किया 8 साल में हम कन्नड़ में वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश तैयार करेंगे। और उन लोगों ने अपनी कमेटी बनाई, अपने प्रोफेसरों की, अपने आप उन्होंने पूरा कर दिया कि हम दोनों एक डिजिटल कंपनी चलाते हैं, हमको उन्होंने ठेका दिया उसका डिजिटलाइजेशन करने के लिए, इसलिए हमको सारी बात मालूम है। उसका डिजिटलाइजेशन हो चुका है और वो उसमें दुनिया भर के विषयों का, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, मानविकी, लिंग्विस्टिक्स, सब का, सारे ज्ञान का कन्नड़ में प्रस्तुतिकरण हो चुका है, चित्रित, डेटा समेत, ग्राफ वाफ सब हो चुका है, बात खत्म हो गई है। और अब आप कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा में सब होना चाहिए, ये तो हो चुका है। कल आप आएंगे दूसरे दिन में हम अपना लैपटॉप लेके आएंगे, आप डीवीडी लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे। अगले दिन लैपटॉप और डीवीडी लेके आए वो, उन्होंने कहा बताइए डीवीडी डालिए, बताइए क्या देखना चाहते हैं। मेरा जो विषय है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो मुझे याद आया। मैंने कहा जेनेटिक कोड, तुरंत उन्होंने कन्नड़ में जेनेटिक कोड टाइप किया और सामने डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर, वो सारे नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्होंने काम किया था सन 60 के शुरुआती वर्षों में और कंट्रीब्यूट किया था जेनेटिक कोड को तोड़ने में, उन सब के चित्र, उनके काम का विवरण, वो सारे केमिकल फॉर्मूले, हरगोविंद खुराना के काम के समेत वो सारे केमिकल फॉर्मूले, मैं तो देख के हैरान, कन्नड़ में लिखा हुआ। मैंने कहा अच्छा एक और टेस्ट लूँगा आपका, क्वांटम फिजिक्स निकालिए। तो क्वांटम फिजिक्स का सारा मामला सामने। फिर मैंने कहा सामाजिक विज्ञान का करूं, कहा बिल्कुल कीजिए। मैंने कहा मार्क्स के विचार, तो मार्क्स के विचार सब सामने आ गए, यहाँ तक कि लेनिन के साथ लेनिन ने क्या कहा और लेनिन और रोजनबर्ग की क्या डिबेट हुई, वो पूरी उन दोनों की फ़ोटो के साथ आ गई। मैं तो हैरान देख के। कहते ये डीवीडी आप ले जाइए, आपको मेरी हमारी गिफ्ट है, और दोबारा हमारी धरती पे मत कहना कि उच्च शिक्षा में ज्ञान लाओ। मैं तो अभिभूत, मैंने सबको बात सुनाई। वो डिजिटल उनकी जो डीवीडी लेके बहुत जगह मैं गया, उसकी कॉपी भी लोगों ने करी, मैंने बांटी। मैंने कहा सीखो कर्नाटक से, कहाँ बात पहुँच चुकी है, अभी भी 5वीं कक्षा तक मातृभाषा आ जाए, हम वहाँ आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसी का फ़ायदा वो ताकतें उठाती हैं जो कि नहीं चाहती भारत वास्तव में शिक्षित हो। उनका जो षड्यंत्र है भारत को शिक्षित होने से रोकने का। देश के 85% बच्चे जो आर्थिक दृष्टि से निम्न वर्ग के हैं या जातीय दृष्टि से उत्पीड़ित जातियों के हैं, वो 85% हैं। ये डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शक हो तो आप जाइए, आबादी का डेटा देखिए, उसमें शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, शेड्यूल कास्ट कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, चारों को जोड़ लीजिए 85% हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 85% बच्चों को शिक्षित नहीं होने देंगे, उनके युवाओं को शिक्षित नहीं होने देंगे। ये फैसला पिछली सरकारें भी कर चुकी थी, पर इस सरकार ने तो हदें पार कर दी हैं। इसने तो बेशर्मी के साथ डिक्लेयर कर दिया है कि शिक्षा केवल उस 15% वर्ग के और वर्ण के लिए है जिसके पास पैसा है शिक्षा की कीमत चुकाने का। वो साफ उनका महामंत्र है, स्टडी इफ यू कैन पे, पढ़ो अगर उसकी कीमत चुका सकते हो, नहीं तो मत पढ़ो। ये बिल्कुल इसमें महामंत्र है वर्तमान शिक्षा नीतियों का। और उसमें भाषा का इस्तेमाल कैसे लोगों के खिलाफ किया जाता है। पहली क्लास से इंग्लिश मीडियम स्कूल आ रहा है। और ये कहानी मैं आपसे साझा एक और करना चाहता हूँ, फिर इस पर और कहने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। 2009 में
एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन भारत सरकार ने शुरू किया था, नेशनल सेकेंडरी एजुकेशन मिशन, कि सेकेंडरी एजुकेशन को और आगे बढ़ाना है, अच्छा बनाने का के। उसमें हर एक राज्य सरकार को अतिरिक्त पैसा केंद्र ने दिया। तो आंध्र प्रदेश को, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, उसको भी वो पैसा मिला। तो वहाँ पे एक बहुत जाने माने दलितों के लिए काम करने वाले, दलितों की बात को आगे बढ़ाने वाले समाज विज्ञानी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका नाम कंचा इलाया है। उन्होंने बहुत वहाँ पे मिशन उनका था कि सेकेंडरी एजुकेशन अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। तो उनको बहुत सफलता भी मिली और आंध्र प्रदेश की सरकार ने उनकी बात मान के बहुत सारे सरकारी स्कूलों में तेलुगु मीडियम के सेक्शन के साथ इंग्लिश मीडियम के सेक्शन 9वीं क्लास के बाद से शुरू कर दिया, 9वीं से 12वीं तक के। तो मैं उनको उनके ऑफिस में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड थे, उनको मिलने गया। मेरे मन में यही सवाल था, पर पहले दोस्ती तो करूं उनसे, तो तब ये सवाल उठाऊं। तो दोस्ती हुई, वो जानते, हम दोनों एक दूसरे को जानते थे आपके अपने काम के कारण। तो मैंने उनसे कहा कि कंचा, आप एक बात बताइए, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ, पहले मैं नाम नहीं लेता, इसलिए ले रहा हूँ कि अब वो देश भर में घूम के उसकी वकालत और तेज़ी से कर रहे हैं अंग्रेजी माध्यम की। तो उनका कहना है अंग्रेजी माध्यम दलितों के मुक्ति का रास्ता है और दलितों की मुक्ति के लिए आवश्यक रास्ता है, ये बात वो कह रहे हैं। तो इस पर मुझे उनसे बात करनी थी। तो मैंने कहा ये बताइए, आपकी तो शिक्षा पूरी पहली क्लास से लेके पीएचडी तक ज़रूर इंग्लिश मीडियम में हुई होगी। कहते क्या बात करते हैं, मैं तो तेलंगाना के इलाका के एक गांव का रहने वाला हूँ। उस गांव में तो प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल सब तेलुगु में था। आप तेलुगु माध्यम में पढ़े हैं? कहते हाँ बिल्कुल। मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तो बीए आपने ज़रूर अंग्रेजी में किया होगा। कहते नहीं, वो भी तेलुगु मीडियम था, अभी भी तेलुगु मीडियम है उस्मानिया यूनिवर्सिटी में और उनके विश्वविद्यालयों में। मैंने कहा एमए? कहते वो भी तेलुगु मीडियम में था, पर एमए तक कुछ अंग्रेजी की किताबें रेकमेंड की जाती थी जो तेलुगु में नहीं थी, वो हम पढ़ते थे। मैं आपको बहुत दिक्कत आई होगी अंग्रेजी की किताबें पढ़ते हुए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतने तो परिचय हो ही जाता है काम करते करते। हमने आराम से वो किताबें पढ़ी। मैंने पीएचडी, कि मेरी पीएचडी थी तेलुगु में है, और दलितों के सवाल पर है तो मेरी तो तेलुगु में है, पर उसके लिए मुझे अंग्रेजी की किताबें बहुत पढ़नी पड़ी, रिसर्च पेपर पढ़ने पड़े। तो मैं लाइब्रेरी में जाता था, वहाँ पढ़ लेता। मैंने कैसे पढ़ लेते थे, आप तो तेलुगु मीडियम के थे, आपको बहुत दिक्कत आ रही थी? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती थी, हमने सब पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। मैंने कहा जब ये आपका इतिहास है तो आप काहे को दलितों के पीछे पड़ गए कि वो पढ़ ना पाए, कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े? वो नहीं पढ़ सकते आपके तरीके से तेलुगु मीडियम पढ़ के वैश्विक स्तर के विद्वान बन गए आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको उद्धृत किया जाता है आपके काम के लिए। अब इतने बड़े विद्वान बन गए, आपकी किताबें फ्रेंच और जर्मन में ट्रांसलेट हो रही हैं, और वो किताब आप खुद कहते हैं कई किताबें तेलुगु में लिखी गई, तेलुगु से आपने अंग्रेजी करी, अंग्रेजी से फ्रेंच और जर्मन में चली गई। तो आप क्यों पीछे पड़ गए बेचारे इन बच्चों के? तो मैंने कहा आपने क्यों राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन में एक एक सेक्शन अंग्रेजी मीडियम का शुरू किया? कहते हैं मैं मानता हूँ ये ज़रूरी है अंग्रेजी की शिक्षा। मैंने कहा मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ अंग्रेजी मत सीखें बच्चे, अंग्रेजी तेलुगु माध्यम से सीखें तो बेहतर सीखेंगे जैसे आपने सीखी। इतनी बढ़िया अंग्रेजी आपको आती है तो आपने तेलुगु माध्यम से सीखी। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप समझाइए मुझको। बहुत प्यार से बात हो रही थी, और चूंकि अकेले में बात हो रही थी उनको कोई दिक्कत नहीं थी बात करने में। और मार्क्स, लेनिन और अम्बेडकर, फुले की फ़ोटो लगी हुई थी चारों उनके ऑफिस में। तो फिर वो बोले कि आपके सामने मुझे स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो मामला ठीक नहीं हुआ जो हुआ। मैं क्यों? कहते हैं जिन बच्चों ने एडमिशन ली इंग्लिश मीडियम में, उनमें से अधिकांश बच्चों ने एक आध साल बाद छोड़ दिया और वापस तेलुगु मीडियम के सेक्शन में आ गए। मैं क्यों? कहते हैं उनको बहुत दिक्कत गई इंग्लिश मीडियम में। मैंने कहा तेलुगु मीडियम में क्या हो? कहते हैं तेलुगु मीडियम में तो अंग्रेजी सिखाई जाती थी, अंग्रेजी सीखी उन लोगों ने। मैंने कहा फिर भी आप अभी भी वही वकालत कर रहे हैं, वो आज भी कर रहे हैं, ये 2009 की कहानी, आज भी यही कर रहे हैं। अभी किसी ने साथी ने बताया कि वाराणसी आए थे, वाराणसी में लंबा लेक्चर हुआ, भीड़ थी, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था, उन सबको बोला अंग्रेजी माध्यम ही दलितों की मुक्ति का रास्ता है। तो अब उनसे हम क्या बात करें, हमारी बात हो चुकी है उनसे, हम समझ गए कि वो हमसे सहमत है, हमें मालूम है वो दिल से सहमत है। अब वो क्यों ऐसी बात कहते हैं उनसे आप पूछिएगा, जब बुलाएंगे आप उनको पूछ लीजिएगा, उनको जरूर बुलाइए आप, ये बहुत सिंसियर आदमी है, वो बहुत सिंसियर आदमी है। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट ने अभी उनको अरेस्ट करने की कोशिश की थी। एक और कहानी, लोग कहते हैं कि असंभव है आधुनिक ज्ञान को हमारी भाषाओं में अभिव्यक्त कर पाना। इसकी एक सच्ची कहानी 2005 की है,
जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 तैयार हो गया, इसको ड्राफ्ट बोलते हैं, ड्राफ्ट तैयार हुआ और ड्राफ्ट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन के में आया अप्रूवल के लिए। मुझे मालूम नहीं CABE से कितना आप लोग परिचित होंगे, ये जो लोग शिक्षा नीति के ऊपर सोचते हैं उनको सब मालूम होता है। केव सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन भारत में शिक्षा नीति के निर्माण का सबसे ऊंचा तंत्र है जहाँ पे शिक्षा नीति की अप्रूवल ली जाती है। तो वहाँ पे वो आया ये नया करिकुलम फ्रेमवर्क। उसमें हर एक राज्य के शिक्षा मंत्री होते हैं, देश के जो 32-33 राज्य और यूनियन टेरिटरी सबके शिक्षा मंत्री वहाँ होते हैं। इसके अलावा तमाम जो बड़ी बड़ी सेंट्रल एजेंसियाँ, NCERT है, CBSE है, संस्कृत बोर्ड है, उर्दू और फारसी का बोर्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन UGC, तमाम ऐसे कोई 30 संस्थान हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेड होते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को इस तंत्र के बाहर के क्षेत्र से, बुद्धिजीवियों को, एक्टिविस्टों को बुलाया जाता है। मैं भी उसका मेंबर था उस कारण से। तो जब वो प्रारूप दिन भर डिस्कस होकर अप्रूव हो गया और उस समय अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन विकास मंत्री थे, वो उसको प्रिजाइड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा बड़ी खुशी की बात है कि इसमें 2-4 सुझाव आए हैं, उनको शामिल करके अब ये अप्रूव हो गया है। अब पूरे देश में इसको भेजा जाएगा डिस्कशन के लिए और सारे प्रदेशों से जो विचार आएंगे उनको समेट कर फिर इसका परिवर्तित रूप, यहाँ पे संशोधित रूप दोबारा पेश किया जाएगा अप्रूवल के लिए। उसके लिए 6 हफ्ते का समय दिया जाता है और इस सबने तालियां पीटी कि अभी आगे जा रहा है देश भर में चर्चा के लिए। तो मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, मैंने कहा मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। तो मैं बहुत उठाता था तो वो परेशान तो पहले ही थे, कहा अभी भी है, अब तो बात खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसी बात खत्म करने पर है। तो उन्होंने बड़े अनमने ढंग, अच्छा ठीक है बोलिए, कम बोलिएगा। तो मैंने कहा ये कैसे चर्चा होगी, इसके ऊपर हो ही नहीं सकती। ये जो पास किया है अभी आपने प्रस्ताव कि सारे देश में चर्चा कैसे हो सकती है, ये केवल 2 भाषाओं में, अंग्रेजी हिंदी। इसको देश के गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में, मैंने कहा गुजरात महाराष्ट्र वाले तो मैनेज कर लेंगे, बाकी प्रदेशों में कैसे मैनेज होगा मुझे समझा दीजिए। मैंने कहा महाराष्ट्र में भी पुणे बंबई में हो भी जाए, थोड़ा बहुत औरंगाबाद में या नासिक में हो जाए, लेकिन जो वहाँ का ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तो नहीं मैनेज होगा, कतई नहीं होगा। तो गुजरात में भी नहीं हो पाएगा, अहमदाबाद में हो जाएगा, गांधीनगर में हो जाएगा, सूरत में हो जाएगा, और जगह नहीं होगा। मैनेजमेंट में होगा वो भी। आप कैसे सोच सकते हैं कि 2 भाषाओं में हो जाएगा? तो कहते आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहा जब तक कम से कम 22 भाषाओं में जो 8वीं अनुसूची के इसका अनुवाद नहीं होगा, ये आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल फेलियर है। आज फेलियर हो गया। तो हल्ला मच गया। उनके जो सचिव थे मंत्रालय के, कहने लगे ये तो बड़ी अजीब सी बात रख दी है, जो इम्प्रैक्टिकल है, ये तो हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने सबको चुप कराया। जो से अच्छा ठीक है, सबने सुन लिया, अब जाने का टाइम हो गया सबका, हम जा रहे हैं, ये मैं वायदा करता हूँ मेरे पे छोड़िए, मैं न्याय करने की कोशिश करूँगा। बात खत्म हो गई। मैंने सोचा जैसे बाकी सब वायदे होते हैं ये भी खत्म हो गया। मैं इसलिए सुना रहा हूँ अर्जुन सिंह जी के बारे में तरह तरह की धारणाएं में, तो उनके बारे में एक अच्छी बात बता रहा हूँ। तो 2 दिन बाद मुझे वापस भोपाल आना था, बारिश बहुत हो रही थी, मुझे इतना याद है। तो मैंने कहा जब पोस्टपोन कर दो, बहुत तेज़ बारिश थी। तो मैं रुक गया। तो मुझे दूसरे दिन एक फ़ोन आता है उनके ऑफिस से किसी PA का कि क्या आपने अमुक तारीख को विज्ञान भवन में कोई ऐसी भाषा की बात उठाई थी? मैंने जी हाँ उठाई थी। तो उसके ऊपर माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने एक मीटिंग रखी है अपने घर पर, उसमें आप आ जाइए, इतने बजे है, ये घर का एड्रेस है। तो मैं ऑटो रिक्शा में बैठ के पहुँच गया। मैंने कहा क्या वो कहेंगे नहीं हो सकता, और क्या कहेंगे। तो उस मीटिंग में बहुत कम लोग थे। उनके बगल में मानव संसाधन विकास मंत्री के शीर्षस्थ सचिव बैठे हुए थे, IAS ऑफिसर, जो उनके मुख्यमंत्री पद पे के टाइम पे भी उनके IAS ऑफिसर थे, उनको लेके आ गए थे सेंटर में। वो बैठे हुए थे। उनके बगल में प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे जो NCERT के डायरेक्टर थे और उस कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी थे। फिर मैं था और प्रोफेसर यशपाल थे जो चेयरमैन थे उस कमेटी में। इतने लोग थे। सवाल मैंने उठाया था इसलिए मैं वहाँ मौजूद था। उन्होंने पूछा अपने सचिव से, इस पर क्या कहना आपको? कहा सर इट इज़ इम्पॉसिबल। इतने साल हो गए हैं भारतीय गणतंत्र को बने हुए, इंडियन रिपब्लिक को बने हुए, और 8वीं अनुसूची तब से है। किसी ने कभी न इस बात को कहा, न किसी ने मांग करी, न किसी ने सोचा इसके ऊपर। ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता था हो चुका होता। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का दस्तावेज आज तक हिंदी अंग्रेजी को छोड़ के और किसी भाषा में नहीं गया। और अधिकतर दस्तावेज उन्होंने स्वीकारा, पहले अंग्रेजी में होते फिर हिंदी में अनुवाद होता है। और मैंने कहा इसका मतलब खराब अनुवाद होता है, मुझे मालूम है कितना खराब होता है। खैर फिर कृष्णा जी पूछा क्या, कहते नहीं संभव नहीं है, वो इतना ही बोला। फिर मेरी बारी आई तो मुझे कहने लगा आपको कुछ, मैंने कहा मैं तो कह चुका हूँ सबके सामने विज्ञान भवन की मीटिंग में। फिर प्रोफेसर यशपाल से पूछा, वो मेरे बुजुर्ग हैं, अब तो नहीं रहे, और बहुत प्यार करते रहे मुझे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। तो कह रहे ये जो अनिल है ना, इसको मैं जानता हूँ, बरसों से जानता हूँ,
ये चिड़िया जैसा है, पक्षी जैसा है, ये हमेशा आसमान में उड़ता है, कभी कभार जमीन पे आता है, फिर ऊपर उड़ जाता है, ये जमीन से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, इसलिए ऐसी बातें करता है कि सब भाषाओं में अनुवाद कर दो। मैं क्या बोलता मेरी बात का उत्तर मिल चुका था। अर्जुन सिंह जी एक बात के लिए मशहूर थे, बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वो बहुत रेयरली बोलते थे, वो मुश्किल से बोलते थे। तो उन्होंने फिर अपने सचिव की ओर देखा कुछ सेकंड बाद और कहा, वाई इज़ इट इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन क्यों है? तो वो उनके मुख्यमंत्री पद से उनके सचिव रहे हैं ना, कि मध्य प्रदेश केडर के रहे हैं, तो वो जानते थे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब इट पॉसिबल है, उनके मत है ये, सर इफ़ यू ऑर्डर इट कैन बिकम पॉसिबल। ऐसे ही हुई ये पूरी, मैंने लिखा है इसको एक दो जगह, ऐसे ही मुझे अब अंग्रेजी में लिख देना चाहिए, गूगल पर डाल देना चाहिए। ऐसे ही हुई वो मीटिंग। फिर प्रोफेसर कृष्णा की बारी आई, वो डायरेक्टर थे एनसीईआरटी के, जिसको करना था सारा काम। तो वो बोले, इफ मिनिस्ट्री मेक्स एडिक्वेट फंड्स अवेलेबल इट कैन बी डन, पैसा दे दो हम कर देंगे, मिनिस्ट्री से कहा। फिर उन्होंने यशपाल जी पूछा, कहते अगर ये दोनों कह रहे हैं हो सकता है तो फिर हो सकता है, अच्छी बात है। फिर मुझसे पूछा आपको कुछ कहना है? मैंने कहा मैं भीगते हुए आया हूँ, मेरे कपड़े भीगे हुए, मुझे ठंड लग रही है, मैं घर जाऊँ क्या? मेरा तो काम हो गया, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाने दीजिए। कहते मैं गाड़ी दे रहा हूँ, मैं गाड़ी नहीं चाहिए, मेरा ऑटो रिक्शा बाहर खड़ा है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। और आप अगली बात सुनिए, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ये देर शाम की मीटिंग है, 8 बजे करीब खत्म हुई होगी, अगले दिन सवेरे 11 बजे प्रोफेसर कृष्ण का मुझे फ़ोन आता है। हमारे पुराने दोस्त हैं, साथी हम लोग। कहते अनिल एक बात बताओ, ये 22 भाषाओं में तो अनुवाद होने की चिट्ठी चली गई है। मैं क्या, कल की मीटिंग? मैंने कहा चिट्ठी चली गई, कहाँ चली गई? थे सारे एससीईआरटी को लिख दिया, ये तो चली गई है चिट्ठी। और मैंने कह दिया अनुवाद 15 दिन में हो जाना चाहिए, और उसका पैसा भी मैं भेज रहा हूँ, आज चेक कट रहे हैं सब एससीईआरटी के लिए, मतलब पुणे में आपकी एससीईआरटी है तो सब एससीईआरटी को चेक काट के दिए जा रहे हैं इसको करने के लिए। मैंने कहा पैसा कहाँ से आ गया ओवरनाइट? वो तो नहीं आ सकता, मुझे मालूम है। कहते हैं वो फ़ोन आ गया मिनिस्ट्री से कि आप काम शुरू कीजिए, पैसा बाद में रियम्बर्स किया जाएगा, काम में देरी मत कीजिए। तो काम शुरू है, तो मैं इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ, कोई 23वीं या 24वीं भाषा में इसका अनुवाद करवाना चाहते हो करवा लो। मैंने कहा 22 तो को करवाओ। कहते नहीं वो तो हो ही जाएगा, अब क्या है, वो तो होएगा ही कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम 23वीं 24वीं भाषा तुम्हारे दिमाग में ज़रूर होगी तो करवा लो। मैंने कहा हाँ है, वो मेघालय की खासी भाषा, उसे इसलिए करवा दो, वहाँ बहुत बढ़िया एक एक्टिविस्ट है, वो है मणिपुरी पर खासी भाषा में बात करता है, लिखता है, वो बहुत ही बढ़िया एक्टिविस्ट है। वो बहुत दिनों से कह रहा है मैं खासी गांव में घूम घूम के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पे आम गांव वालों की राय लेना चाहता हूँ, तो उसकी भाषा में करवा दो, उसी को दे दो काम, उसको थोड़ा सा पैसा भी मिल जाएगा काम करने का, और वो खासी में कर देगा। तो इसका खासी में अनुवाद तुरंत कर दिया गया, 10-12 दिन में कर दिया गया, पूरा बड़ा डॉक्यूमेंट का। और उसको लेके, उसका नाम सुरजीत थॉकचॉम है, वो मणिपुरी है, जैसे वो मेरी थॉकचॉम है रही ना वैसे तो वो सुरजीत थॉकचॉम है। वो उस डॉक्यूमेंट को खासी में लेके गांव गांव घूमा, कोई 33 गांव में गया वो, ईस्ट खासी हिल्स के। ये तो बिल्कुल इतिहास है भारत का जो कहीं रिकॉर्ड में नहीं आया। और उसने हर दरबार में, वहाँ पंचायतें नहीं होती, दरबार होते हैं गाँव में, हर दरबार में उसने खासी में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर चर्चा करवाई और रिपोर्ट लिखी। और रिपोर्ट ने ये कहा कि गाँव वालों की ये राय है, अगर NCF 2005 वास्तव में ज़मीन पर उतार दिया गया तो हमारे गांव के सब युवा निकम्मे हो जाएंगे, वो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे, वो गांव में रहने लायक नहीं रह जाएंगे, वो सब निकम्मे हो जाएंगे। और समझाया क्यों कह रहे हैं, खासी में लिखा है, तो सब खासी में लिखा, उसका अंग्रेजी अनुवाद बाद में हुआ। और जैसे अंग्रेजी में निनकम्पूप इसका ट्रांसलेशन हुआ, दिल बिकम निनकम्पूप्स, उसका फिर खासी में भी शब्द था। और इतने ताकतवर ढंग से बात कही गई क्योंकि उनकी भाषा में थी, उनकी भाषा में थी। उनमें कौन सी भाषा इस्तेमाल करते? अंग्रेजी तो वहाँ 3 भाषाएं हैं, जैंतिया, खासी और गारो। अब उनमें से कहीं भी अंग्रेजी हिंदी नहीं है ना, और वो ना अंग्रेजी जानते ना हिंदी जानते। उनकी भाषा में क्या तो ताकतवर ढंग से फीडबैक आ गया जिसको NCERT पचा नहीं सकती थी। और उन्होंने कहा कि हमें ये बताया गया, और सुरजीत थॉकचॉम ने बताया क्योंकि हमारी कमेटी के मेंबर भी थे, कि हमने एक रिपोर्ट दी जो खारिज कर दी गई है, जो कहती है उत्पादक काम सारी स्कूल व्यवस्था के केंद्र में हो, करिकुलम का केंद्र बने, अभ्यासक्रम का केंद्र बने, उसको खारिज कर दिया गया। तो उनका वो जो रिपोर्ट खारिज होगी वापस लाई जाए। ये खासी भाषा थी। इसलिए जब कल ये मैंने कहानी ठाणे में सुनाई तो एक साथी बोले, कहते था इसमें एक दिक्कत है आपकी बात में। दिक्कत ये, कल शाम की बात है, दिक्कत ये है कि हम भी ऐसे ही अपनी भाषा में मराठी में खूब करते हैं, पर मेरी मराठी फ़र्क है। मैं महाराष्ट्र के जिस इलाके से आया हूँ वहाँ पे अलग ढंग की, जलगांव के इलाका, वहाँ अलग ढंग की मराठी बोली जाती है। जब मैं यहाँ पे आके ठाणे में, बम्बई में, पुणे में मैं टीचर हूँ, तो मैं अपनी भाषा में बात करता हूँ, मुझे लोग गंवार कहते हैं।
उसका भी आत्मविश्वास डगमगा रहा है ना। मुझे गवार कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, वो मराठी नहीं है, उससे फ़र्क है। मुझे समझते सब है, पर मुझे गवार बोलते हैं। तो मैंने कहा फिर आप क्या करते हैं, आपको शर्म आ जाती होगी? कहते नहीं, मैं बोलता रहता हूँ जो बोलता हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा अगर मुझे कोई गवार कह दे तो मुझे फ़क्र होगा कि मुझे गवार कह दिया, मुझे बहुत गौरव होगा कि मुझे उन्होंने गवार कह दिया, इसका मतलब मैं ज़मीन से निकल के आया हूँ। मैंने कहा आप क्यों घबराते हैं कोई गवार बोले? कहते बात यह है कि मेरे पास वो पक्के संस्कृत निष्ठ पारिभाषिक शब्द नहीं है, वो टर्मिनोलॉजी नहीं है मेरे पास, तो मैं बिना टर्मिनोलॉजी की अपनी बात कह लेता हूँ। तो टर्मिनोलॉजी कैसे आएगी हमारी भाषाओं में? तो बड़ी कमज़ोर भाषाएं हैं हमारी भाषाएं। मैंने कहा अच्छा आपकी भाषा बड़ी कमज़ोर है? कहते हैं जी हाँ बहुत कमज़ोर है, सब बताते हैं मेरी भाषा बड़ी कमज़ोर है। मराठी में संस्कृत पे खड़ी की गई टर्मिनोलॉजी है, वो मैंने सीखी नहीं, ना मैं सीखने का मन करता है मेरा। तो मैंने कहा इस पर मेरी अगली कहानी सुन लीजिए, और वो मेरी आखिरी कहानी है भाषा के सवाल पे। वो कहानी ये है कि सन 2007 में बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक आयोग गठित किया बहुत प्रेशर में आकर। वो आयोग का नाम था बिहार समान स्कूल व्यवस्था आयोग, बिहार कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन। उसके 3 मेंबर थे, 2 IAS ऑफिसर थे, 1 मैं था। तो हम लोगों ने उसकी रिपोर्ट टाइम पे, जी हाँ मुचकुंद दुबे वाला, वो 10 महीने में पूरी करके सबमिट कर दी गई। तो सबमिट करने के पहले तो वो रिपोर्ट देश की मातृभाषा में लिखी हुई थी, जो अंग्रेजी होती है। तो 2 IAS ऑफिसर थे, उन्होंने कहा नहीं हिंदी में नहीं लिखेंगे हम, उन्होंने अंग्रेजी में लिखी। फिर उसका अनुवाद होना था, तो अनुवाद अब कौन करे 400 पेज की रिपोर्ट का। तो फिर वहाँ पे आजकल बहुत कंपनियां खुल गई हैं अनुवाद करने के लिए, क्योंकि बिहार सरकार भी बात हिंदी करती है, सारा अंग्रेजी में लेखन करती है, फिर हिंदी में अनुवाद करवाती है, तो बिजनेस हो गया ये। तो एक ऐसी छोटी फर्म के 3 लोग आए, नौजवान लोग मेरे पास। मैंने कहा ये काम मैं करवाऊंगा अनुवाद का, क्योंकि किस तरह का अनुवाद होना चाहिए उसमें मेरी बड़ी दिलचस्पी है। तो उनसे मैंने कहा ये 5 पेज ले लो, पहले 5 पेज का अनुवाद करके ले आओ, टेस्ट है। तो करके ले आए वो 3-4 दिन में, और कहा हमें बड़ी मुश्किल गई, हमने कर तो दिया पर हमें आपके बारे में मालूम चल गया आप क्या करते हैं, हमें बड़ी मुश्किल गई है इस शुरुआत को करने में। बहुत सारे शब्द हमको खुद भी समझ में नहीं आते, जब समझ में आते थे अंग्रेजी के शब्द तो उनकी हिंदी में कुछ हमको समकक्ष शब्दावली नहीं मिलती थी, हम क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने जितना बना कर दिया। तो मैंने देखे वो शब्द में कहा ये तो गलत अनुवाद हुआ है, ये अर्थ का अनर्थ हो गया इसमें, ये तो ठीक नहीं है, तो क्या करें, ये तो शब्द ही नहीं है। मैंने कहा कुछ तो है, पर कुछ जगह मैं भी मानता हूँ हिंदी में शब्द नहीं मिलेंगे, मैं मानता हूँ। मैंने कहा आप क्यों हिंदी से इतनी उम्मीद लगाते हैं, ये सबसे कम उम्र की भाषा है देश की, केवल 250 साल पुरानी, 1857 के बाद इसका जन्म हुआ है, पहले तो थी ही नहीं है, तो आप क्यों इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं। मैंने कहा आप कौन सी भाषा बोलते हैं? कहते एक ने मैथिली बोला, एक ने भोजपुरी कहा, एक तीसरे ने मगही कहा। मैं चलिए हिंदी को भूल जाइए, हम भोजपुरी, मगही और मैथिली में बात करेंगे कि इन तीनों भाषाओं में इन विचारों के लिए क्या शब्द है। मैं आपको उसका अर्थ समझाऊंगा, 2-4 लाइनों में समझाऊंगा। इसका यह अर्थ है, एक हमने 50 शब्दों की लिस्ट बनाई, सब टेक्निकल शब्द थे एजुकेशन के, मतलब केवल साइंस में टेक्निकल शब्द नहीं होते, एजुकेशन में भी होते हैं, हर एक विषय में है। हमने 50 शब्दों की लिस्ट बनाई उन्हीं 5 पेज से। मैंने कहा इस शब्द का ये अर्थ होता, समझाया। जैसे जैसे मैं समझा रहा था, कभी मैथिली वाला बोल पड़ता था, कभी भोजपुरी वाला, अरे इसको तो हमारी भाषा में ये बोलते हैं। तो मैंने कहा आपको किसने रोका मैथिली लिखते? आप मैथिली का शब्द लिखते हैं, मगही का लिखते हैं, भोजपुरी का लिखते हैं, तो बात आ जाती है, बहुत नज़दीक आ जाती है हमारे। और उस दिन हमने तय किया, वो प्रोजेक्ट मेरा कभी पूरा नहीं हुआ, मैंने पूरी रिपोर्ट में 500 शब्द खोजे जिसके हिंदी में सही शब्द नहीं थे, और मुझे पूरा विश्वास अब ब्रज में मिलेंगे, अवधी में मिलेंगे, मगही और भोजपुरी मैथिली मिलेंगे, मेरे प्रदेश की मालवी और निमाड़ी में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, सब पुरानी भाषाएं हैं, हिंदी तो कुछ नहीं उसके सामने। तो अब ये बोलियां हो गई हैं, सब भाषाओं के लिए कहा जाए तो बोलियां हैं सब। तो मैं आपको बताता हूं बोली और भाषा का फर्क क्या है। ये जो बोलियां हैं, ये भाषा कैसे बनती है? बोली तब भाषा बनती है जब बोली को बोलने वाले लोगों के पास लड़ाकू हवाई जहाज और टैंकर आ जाते हैं, AK-47 आ जाती है, तब वो भाषा बन जाती है, नहीं तो बोलियां रह जाती हैं। ये जो भाषाएं थी 1200 साल, 1500 साल, 2000 साल पुरानी, जिसमें रामचरितमानस रच दी गई, जिसमें महात्मा फुले ने लिखा, ये सब बोलियां बन जाती हैं, क्योंकि इनके पास आज ना लड़ाकू हवाई जहाज है, ना मिलिट्री है, ना नेवी है, ना कुछ नहीं है इनके पास। जिस दिन वो सत्ता आ जाएगी, इन सब की भाषाएं बोलियां नहीं रहेंगी, भाषाएं बन जाएंगी। तो विचार कीजिए बोली भाषा कैसे बनती है। इसलिए वो समृद्ध भाषा अवधी, वो समृद्ध भाषा ब्रज
और मैथिली तो बहुत ही समृद्ध भाषा है। मैंने मैथिली में भाषण सुने हैं लोगों के, दरभंगा में बैठकर दरभंगा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के भाषण सुने शिक्षा के विषय पे, धुआंधार भाषण, और उनको कोई जरूरत नहीं पड़ी हिंदी शब्द का इस्तेमाल करने की, मैथिली में बोल रहे थे वो। मैंने ट्रांसलेटर बगल में बैठा कर रखा था, वो मैथिली से हिंदी बार बार किए जा रहा था। और एक आखिरी बात बता रहा हूँ, जब वो महारानी, ब्रिटेन की महारानी की डंडी घूमी भारत में, 2010 का ओलंपिक हुआ जब, कॉमनवेल्थ वाला, तो उसकी डंडी घुमाई गई। और जब डंडी घूमी, औपनिवेशवाद का, बसाहटवाद का प्रतीक स्वरूप सब जगह घुमाई गई कि हम गुलाम थे, याद दिलाने को। तो भोपाल भी पहुंची, तो हमने भोपाल में उस डंडी का विरोध करने के लिए, ओलंपिक का नहीं, डंडी का विरोध करने के लिए एक बड़ा आयोजन किया। तो उसमें आदिवासी क्षेत्रों के भी लोग आए। तो चौरस्ते को ट्रैफिक रोक के किया, तो ट्रैफिक रुका हुआ था। तो उसमें निमाड़ कहाँ है? आपके बिल्कुल बगल में खरगोन खंडवा, जहाँ निमाड़ी बोली जाती है, जहाँ पे मेधाताई का आंदोलन चलता है, उसी इलाके में है, जहाँ वही इलाका है। बड़वानी में कम बोली जाती है, पर खरगोन खंडवा तो बिल्कुल, बड़वानी में बोली जाती है, निमाड़ी। तो निमाड़ के आदिवासी भी आए थे। तो निमाड़ के एक आदिवासी ने कहा हम भी बोलेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स हमको भी बोलना है। वो तो एक आदिवासी है, गांव में लकड़ी बटोरता है, महुआ बटोरता है, वहाँ से उसकी जीविका चलती है। उसने कहा मुझे ही बोलना है कॉमनवेल्थ गेम्स से। वो बंदा निमाड़ी में से पूछा, हिंदी मेरी कमज़ोर है, मैं निमाड़ी में बोल लूँ? सबने कहा बिल्कुल बोलिए निमाड़ी में। तो निमाड़ी में बोला, वो 40-50 मिनट धारा प्रभाव निमाड़ी में बोला कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर। केवल जब कॉमनवेल्थ गेम्स आता था बीच में, वो कॉमनवेल्थ गेम्स बोल देता था, उसके बाद में वापस निमाड़ी में चला जाता था। उसको कोई दिक्कत नहीं निमाड़ी में बोलने में, जिस भाषा का नाम भी लोगों ने नहीं सुना। धुआंधार। और जितने देश के आंदोलन हैं, चाहे वो जमीन बचाने के हों, चाहे विस्थापन के खिलाफ हों, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी का प्लांट रोकने के लिए हों, चाहे थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ हों, चाहे जीविका के लिए हों, रोजगार के लिए हों, शिक्षा के लिए हों, जितने आंदोलन हैं उनका सारा चिंतन पहले अपनी मातृभाषा में होता है, फिर उसका किसी और भाषा में अनुवाद होता है। पॉस्को की लड़ाई जीती गई है। पॉस्को में जहाँ पे कोरिया की इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अपना स्टील प्लांट लगाने वाली थी, वहाँ के लोगों ने उसका बड़े सृजनात्मक तरीके से विरोध किया, अंत में उसको पीछे हटना पड़ा। जबकि भारत सरकार, उड़ीसा सरकार दोनों उसके पीछे थी, और वहाँ पे बंदूक लेके वहाँ पे सिपाही खड़े थे घेर के गाँव के, उसके बाद भी पीछे हटे। नियमगिरी में वेदांता एल्यूमिनियम जैसी पावरफुल कंपनी उसको हथियाना चाहती थी, नियमगिरी के पहाड़ को, सारे आदिवासियों को बाहर करना चाहती थी। आदिवासियों ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी। मैं सवाल सबसे पूछता हूँ, आदिवासियों ने जिस लड़ाई को नियमगिरी में जीता, आम किसानों ने पॉस्को के वाले इलाके में जीता, क्या उन्होंने अंग्रेजी में जीता? इसको उन्होंने अपनी मातृभाषा में जीता, अपनी आदिवासी भाषा में जीता। तो क्यों ये आत्मविश्वास हमारा डगमगाया? वो आज भी भाषाएं हमारी ताकत का चिन्ह बनी हुई है, प्रतीक बनी हुई है। हमें यहाँ से पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारी भाषाओं में जो गुण है, इसलिए हिंदी में मत अटकिए, अंग्रेजी में मत अटकिए, सारी देश की भाषाओं की ओर देखिए, ध्यान दीजिए, तो हम लड़ाई जीत जाएंगे। ये मेरे आपसे कहना है। अब मैं आप क्या कहूँ, मैं अंत में इतनी बात करूँ ताकि आपकी बातचीत हो रही तो चबे नहीं रहेगा। मैं एक बात कह दूँ, आज मैं शाम को इसको ज़्यादा स्थापित करूँगा। ये बात मैं बहुत छोटे में कहूँगा, एक आंकड़ा देके। आंकड़ा ये है कि आज की तारीख में ये सवाल हम पूछें, कितने प्रतिशत बच्चे जो पहली क्लास में शिक्षा शुरू करते हैं वो 12वीं क्लास पार कर पाते हैं? मैंने 8वीं क्लास नहीं कहा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बोला, मैं 12वीं क्लास बोला, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट निरर्थक है जो 8वीं क्लास के बाद की बात नहीं करता है। क्योंकि 8वीं क्लास के बाद जीवन में एक नया रास्ता अपनाने का कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है। जो दरवाज़ा खुलता है नया रास्ता अपनाने का, ये तय करने का कि मुझे डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है या मुझे वकील बनना है, ये रास्ता केवल 12वीं के बाद खुलता है। अगर आप चाहते हैं लोग अपने माँ बाप के जातिगत पेशों से बाहर निकलें, वो काम न करते रहें जो उनको मजबूरन जातिगत उत्पीड़न के कारण करना पड़ा है, उससे बाहर निकले, तो 12वीं क्लास के बाद ही वो बात शुरू हो सकती है, उसके पहले नहीं हो सकती है। इसलिए मैं 12वीं की बात कर रहा हूँ। तो कितने प्रतिशत बच्चे जो पहली में शिक्षा शुरू करते हैं वो 12वीं पार करते हैं? केवल 6% आदिवासी बच्चे 12वीं पार करते हैं जो पहली में दाखिल होते हैं। केवल 8% दलित 12वीं पार करते हैं, 9% मुस्लिम और 10% ओबीसी। यानी 90% से ज़्यादा उत्पीड़ित जातियों के बच्चे 12वीं पार नहीं करते हैं, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए कभी भी एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। इसलिए वो तय नहीं कर सकते कि मैं डॉक्टर बनूं या साइंटिस्ट बनूं या अर्थशास्त्री बनूं, वो तय करने का उनको अधिकार कभी नहीं मिलता है, वो बाकी उच्च वर्गों उच्च वर्णों वालों को मिलता है। ये तथ्य है आज का।
इसको भारतीय गणतंत्र के इतने सालों तक हम बदल नहीं पाए हैं। इसलिए मैं एक केवल इसे नहीं और जितनी बातें कर रहा हूँ इस सब के संदर्भ में मैं एक धारणा आपके सामने रख रहा हूँ, इस पर विचार कीजिएगा। ये धारणा मैंने कल भी थाने में रखी थी, यहाँ फिर रख रहा हूँ, आज रखूँगा शाम को फिर पूरे विस्तार के साथ, कि भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था केजी से लेके पीजी तक, पूरी शिक्षा व्यवस्था भारत के 85% बच्चों युवाओं के काबिल नहीं है। ये 85% बच्चों युवाओं के लिए नाकाबिल है, ये काबिल नहीं है कि उनको शिक्षित कर सके। इसको पता ही नहीं है उनको शिक्षित कैसे करना है। वो शिक्षित होने आते हैं लेकिन भगा दिए जाते हैं। जो भगाए नहीं जाते वो विद्रोह करते हैं और खुद चले जाते हैं। एक भी बच्चा आज तक भारत में कभी ड्रॉप आउट नहीं हुआ, हालांकि सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कितने ड्रॉप आउट होते हैं। वो ड्रॉप आउट कह के अपनी नैतिक जिम्मेदारी से छूट जाते हैं। तो ड्रॉप आउट का मतलब तुम्हारी गलती है, तुमने छोड़ी ना स्कूल, तुमने छोड़ा स्कूल 5वीं के बाद या 6ठी के बाद या 4थी के बाद, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे परिवार की गलती है, खोट है तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे इतिहास में खोट है कि तुम दलित हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ओबीसी हो, तुम्हारे इतिहास में खोट है, तुमने स्कूल छोड़ दिया। अगर वो बोलेंगे कि हमने इतने प्रतिशत बच्चों को पुश आउट किया है, तो उंगली ये नहीं होगी, इधर होगी, हमने पुश आउट किया है, उंगली इधर होगी। वो उंगली इधर करने से डरते हैं, अपनी समीक्षा करने से डरती है सत्ता, इसलिए ड्रॉप आउट बोलती है। टर्म ड्रॉप आउट इसीलिए इजाद की गई है, नहीं तो बोलते इतने प्रतिशत पुश आउट हो गए, इतने प्रतिशत वॉकआउट हो गए, विद्रोह करके निकल गए। और जो विद्रोह करके निकले उसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं, गांधी भी हैं, सब विद्रोह किए, हमको नहीं पढ़ना अब और दूसरों को कहते हैं मत पढ़ो, ये विद्रोही लोग हैं। तो आप विद्रोह को पहचानना नहीं चाहते, इसलिए ड्रॉप आउट बोलते रहते हैं। ये नाकाबिल शिक्षा व्यवस्था को हम कैसे काबिल बनाएं भारत के 85% बच्चों के लिए। अगर वो कर देंगे, भारत के 100% बच्चों के लिए काबिल बना देंगे। वो मुसहर लड़की बिहार की, मुसहर वहाँ की सबसे दलित, निचली दलित जात है बिहार की, इससे नीचे कोई बिहार का दलित नहीं होता है। मुसहर वो है जो चूहे मार के आज भी जिंदा रहते हैं, चूहे मारते हैं, खाते हैं, पकाते हैं। तो जो मुसहर विकलांग लड़की है, हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर उस मुसहर विकलांग लड़की को पढ़ा पाती है, शिक्षित कर पाती है, 12वीं पार करवा के उच्च शिक्षा के दरवाजे खोल पाती है, तब तो वो शिक्षा काबिल है देश के, नहीं तो काबिल नहीं है। ये शर्त मैं रख रहा हूँ, इसमें सोचिए। और वो इसलिए रख रहा हूँ, वो लड़की 4 बोझे लेके चलती है। लड़की होने के कारण पितृसत्ता का बोझ, मुसहर होने के कारण जाति व्यवस्था का बोझ, और विकलांग होने के कारण साधारण सामान्य शरीर के ऊपर गर्व करने वाले हम सब लोगों का बोझ, और गरीब होने के कारण भारत की पूंजीवादी व्यवस्था का बोझ। 4 बोझ ढोने वाली लड़की अगर शिक्षित हो जाती है, तब भारत का लोकतंत्र गणतंत्र बन जाता है, नहीं तो लोकतंत्र भी नहीं रहता। धन्यवाद। शिक्षा व्यवस्था में जो गैर बराबरी है, आज की शिक्षा व्यवस्था में जो गैर बराबरी है और जिस प्रकार से गुलामी की बात आपने की, मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, इसके बारे में आपने इतनी विस्तार से बात की कि कई सारी हमारे शंकाएं दूर हो गई, कई सारे नए सवाल भी आगे आए हैं। और बहुत ही आपके कमिटमेंट को सलाम करना चाहिए कि जिस तरह से आप पूरे देश भर में घूम रहे हैं। तो मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ कमेंट करना हो, तो आप डॉक्टर अनिल सबगोपाल जी से बात कर सकते हैं। हमारे पास कुछ समय उसके लिए बाकी है। प्रसाद सर। आपका नाम भी बताइए। हाँ, प्रसाद। ओके। शिक्षा के बारे में जो आपने बात की, उससे जुड़ा ही और एक बात है, और जो आपके पहले जहाँ से आपने बात शुरू की थी उससे जुड़ी हुई है कि शिक्षा क्यों चाहिए, शिक्षा की ज़रूरत क्या है। और ये एक अहम सवाल बार बार आता है, और हम जो शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम इस सवाल से जूझते रहते हैं कि शिक्षा क्यों चाहिए।
एक तो आपने गांधी जी का नई तालीम का मॉडल सामने रखा। कोई बोलता है एम्प्लॉयबिलिटी बढ़नी चाहिए, कोई बोलता है अच्छे नागरिकत्व ये शिक्षा का उद्देश्य है, कोई बोलता है कौशल विकास। आज ये शब्द बहुत बार बार आ रहा है, कौशल विकास। तो आपने कुछ मॉडल उसके तैयार किए हुए हैं एकलव्य के साथ काम करते हुए, लेकिन फिर भी बार बार हमारे मन में ये सवाल उठता है और हम इस सवाल से जूझते रहते हैं कि शिक्षा क्यों चाहिए। कुछ अलग अलग प्रतिमान दुनिया भर में इसके बारे में निर्माण किए हुए हैं और लोग बातें करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? और सवाल ले लें? मेरा एक छोटा सवाल है कि अगर मतलब शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए, समझो मेरी अगर कोई भाषा है तो समझो मेरा नाम है आशुतोष है। हाँ ठीक है, ठीक है रंदा। मेरी अगर कोई भाषा है जो मातृभाषा समझो मराठी है, किसी की मातृभाषा अंग्रेज़ी है, तो अंग्रेज़ी वाला अंग्रेज़ी में पढ़ेगा, मैं मराठी में पढ़ूंगा। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भाषा में भी कोई भेद हो सकता है। भेद मतलब कि मेरी भाषा ज़्यादा सशक्त हो, उसकी शायद कम सशक्त हो। मातृभाषा ही है लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है कि उसका माध्यम जो है भाषा है, किसी का माध्यम ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा मजबूत है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल। मेरा सवाल है कि आपने एजुकेशन, मेरा नाम किरण लाल संगी। तो मेरा सवाल है कि आपने एजुकेशन बच्चों से रिलेटेड बताया। तो पिछले 5 साल में मैंने 20,000 इंजीनियर्स जो है तो उनको सेमिनार दे के उनका कुछ सर्वे किया जो अपने बेसिस पे है। तो मैंने उसमें देखा कि लेस देन 1% जो इंजीनियर्स है, तो उन्होंने जो आपने अभी बताया नई तालीम का कि उन्होंने 5 मशीन्स भी नहीं खोले हैं। तो मैं ये सोच के दंग रह गया और मुझे इसका जवाब अभी नहीं है, मीन्स व्हाट विल बी सोल्यूशन। तो अभी आपने जो बताया, तो मेरा ये सवाल है कि उसको जोड़ के इसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है क्या? क्योंकि अभी बच्चों की एजुकेशन सिस्टम कैसी हो वो एक अलग सवाल है, लेकिन अभी जो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं वहाँ पे कुछ बदला जा सकता है क्या जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, कि जिसका एप्लीकेशन बेस्ड लेस देन 1% है? मेरा नाम रोहन गायकवाड़। मेरा नाम रोहन गायकवाड़। मेरा सवाल है कि मातृभाषा में शिक्षा तो होनी चाहिए, पर उसे लाया कैसे जाए? सिर्फ सरकारी आदेश से तो नहीं लाया जाएगा, लोगों का मन परिवर्तन करना पड़ेगा। वो कैसा किया जाए, उसका उपाय? सर मेरा नाम जामवंत मनोहर है। मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल वैसे व्यक्तिगत है लेकिन मैं समाज का हिस्सा हूँ, इसलिए ये प्रश्न मुझे सामाजिक भी लगता है। गलती हो गई है, अपने बच्चों को मैंने डाल दिया इंग्लिश मीडियम में, अब मैं कैसे बैकआउट करूँ? सर मेरा नाम लहू है। आपने जो बताया कि 85% लोगों के लिए एजुकेशन सिस्टम मतलब लायक नहीं है उनके लिए, तो इसके लिए अभी उसमें चेंज करने के अलावा मतलब कुछ पैरेलल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं क्या टेक्नोलॉजी के मतलब उसका यूज़ करके अभी? हाँ मतलब एक सवाल और करिए फिर मैं कुछ जवाब दूंगा। पीछे से कोई बहुत कम लोग बोल रहे हैं। हाँ, हाथ में उठा लिया, हम आगे बढ़े। जी। जो मैं जयंत शिंदे, जाम्बुवंत भाई ने जो सवाल पूछा है, ऐसा सवाल मेरे ही मन में आया कि अपनी बच्ची, मेरी बच्ची अभी 7वीं कक्षा में इंग्लिश मीडियम से पढ़ती है। परसों जब मैं उर्मिला सप्तर्षि मैडम से बात हुआ तब उन्होंने भी कहा कि कबीर उमा कुमार यानी डॉक्टर सप्तर्षि के पुत्र, उन्होंने
मराठी माध्यम से सीखा है और बहुत बड़े सर्जन हैं। उनको मराठी माध्यम से सीखते हुए कोई दिक्कत नहीं आई। ओवरसीज सीखे हैं, सब जगह सीखे हैं, बहुत बढ़िया नाम है उनका उनके फील्ड में, तो उनको दिक्कत नहीं आई। तो जाम्बुवंत भाई जो बोले हैं उनको अनुमोदन है मेरा। और मैं टीचर का जो डिप्लोमा किया डीएड, तब मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा था कि बेटा तू मराठी मीडियम में डिप्लोमा करना चाहिए था इंग्लिश मीडियम के बजाय। तो ये सब व्यवस्था के बारे में अपने जो प्रश्न या सवाल खड़े किए हैं, वो सब सवालों को अनुमोदन है। सवाल मेरा है कि अभी एजुकेशन के बारे में जब मेरा नाम किरण लाल संगी, तो दूसरा मेरा सवाल पहले पूछा था कि जो अभी एक पैरेलल यूनिवर्सिटी चलती है, जैसे कि एजुकेशन क्लास में जो होता है और दूसरा मीडिया से जो होता है, जैसे कि छोटे बच्चे भी अब व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीविज़न देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो वो भी एक तरह का उनका एजुकेशन बन रहा है, जो अनकॉन्शियस लेवल पे वो लर्न कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी इफेक्टिव मीडियम देन कॉलेज या क्लास। सो व्हाट इज सॉल्यूशन फॉर दिस? अनिल भाई, मैं डॉक्टर कुमार सप्तर्षि बात कर रहा हूँ। मैं तो इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जो आंदोलन होते हैं वही बगैर दीवार के स्कूल होते हैं। और हाँ, मुझे दिक्कत आई थी कि जो हमारा थिंकिंग था मार्क्सवाद, समाजवाद, उसके लिए पैरेलल लफ्ज़ लोकल लैंग्वेज में, तो उसके लिए हम खोजते रहते थे। और हमारा एक ग्रुप काम कर रहा था 74 में, तो जो समझने में मुश्किल है वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। तो हमारी भाषा इतनी पावरफुल बन गई, तो हम लोग पॉलिटिकली इफेक्टिव बन गए। अगर लोक भाषा में आप इफेक्टिव संकल्पना दे सकते हैं तभी चेंज होता है। लेकिन दूसरा भी एक मेरा निष्कर्ष है, वो आंखें खोलने वाला है। मेरा दोस्त था यहाँ, एक सेक्रेटरी था आईएएस, दलित था, दैठन करके। तो उसके पोते थे, वो रिटायर होने के बाद। तो मैंने कहा कि हमारे गांव वाला कि तेरे पिताजी को पानी नहीं भरने देते वगैरह वगैरह। तो उन्होंने शिकायत की कि ये जो अंकल आते हैं वो कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि जो हो ही नहीं सकती। हाँ, और कुछ ऐसे जो मराठी में थापा मारता था, ब्लफ्स। तो इसके बारे में मेरी और वो दैठनकर जी थे जो आए, उससे बहुत लंबी बात हुई। तो उसने कहा कि मैं मेरे बच्चों को वायलेंस के तरफ नहीं झुकने दूंगा, इसलिए अंग्रेजी मीडियम में डाले हैं, क्योंकि उनको क्या ज़्यादती हुई, क्या इनजस्टिस हुए, ये मालूम ही नहीं हो। जितना आप बोली भाषा में जाओगे उतने वो कास्ट की भाषा होती है। ये भी एक डायमेंशन है उसको, क्योंकि अनुभव छोटा होता है, समूह छोटा होता है, अनुभव छोटा होता है। तो उसके अंदर ऐसी बहुत चीज़ें हैं कि जो भूलनी चाहिए। तो भूलने के लिए दूसरे भाषा का आधार मुझे लेना पड़ा। मेरे पोते को मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे दादा को क्या तकलीफ हुई, नहीं तो वो वायलेंट बन जाएंगे। सिवा ब्राह्मण सारे लोग बंदूक लेके पुराने सारे शास्त्रों को इसके खिलाफ बगावत करेंगे। और मैं ये मानता हूँ, मैं भी एक स्कूल चलाता हूँ 34 ईयर से, तो कितना भी नया उनको सिखाया, भले स्कूल के करिकुलम से या हम लोग लेके जाते, शिविर लेते वगैरह वगैरह, फिर भी उसके दिमाग में जो बैठा हुआ है उसके बाप से आया हुआ, उसको अगर तोड़ना है तो उसके लिए कभी कभी ऐसा लगता है, मे बी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दूसरी भाषा इनको सिखाए, भले चीनी सिखाए, पारसी सिखाए, लेकिन भाषा के माध्यम से उसको उसके दिमाग में वो कास्ट और
बहुत ही मूर्खता की बातें भरी हुई है, उसका दिमाग खाली कैसा करे। अनिल जी, एक लाइन में, दो लाइन में ही सिर्फ, ये जो आज तो हम जानते हैं कि शिक्षा के नाम से जो हो रहा है वो अशिक्षा है, और महात्मा फुले ने जिसको अविद्या कहा था वही उसी को हम विद्या कह रहे हैं। और आपके तो सारे जो अनुभव और उससे तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि वो तर्क है, क्योंकि समाज की शिक्षा हमने की नहीं, साक्षरता शिक्षा नहीं है और ये सारी शिक्षा नहीं है। लेकिन आज सवाल है कि हम इसको, ये जो सारा हमने शिक्षा के नाम से जो खड़ा किया है, इसको हम शब्द मेरा हिंदी ठीक नहीं है इसलिए इसको सारा डीमिस्टिफाई करके एक शिक्षा का पूरा जनवादीकरण हम कैसे कर पाए, उसकी यानी मोटे रूप से दिशा क्या होगी, क्योंकि हमने इतना उल्टा कर दिया है, इतना उल्टा कर दिया। अच्छा, हाँ पीछे क्षमा करें। नहीं कोई बस बात आगे स्पष्ट हो गई। मैं कोशिश कर रहा हूँ जवाब भी देने की, बहुत सारे आ गए सवाल। जी हाँ, मेरा नाम प्रकाश है। सुनते सुनते मतलब ये सारे सवाल सुनते सुनते मेरे मन में एक सवाल आया कि ये कहा जाता है कि जब बच्चा 5 साल का, 6 साल का, 7 साल के जब होते हैं तो आप अगर उसको एक ही भाषा सिखाने के बजाय अगर 3-4 भाषाएं सिखाते हैं तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा ब्रिलियंट जो भी कहा जाता है, तो ऐसा कुछ ये सही है क्या? बहुत बढ़िया सवाल है। वो और पीछे से, फिर मैं शुरू करता हूँ। चलिए यहीं से बैठते हैं, कोशिश करते हैं हो जाएगा शायद। दो प्रश्नों को इकट्ठे देखें तो बेहतर होगा। जो पहला प्रश्न था कि शिक्षा का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, और तरह तरह से लोग उसको आज बता रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट मिशन ज्वाइन करना है, कोई कहेगा मेक इन इंडिया मिशन ज्वाइन करना है, या कोई कहेगा संस्कृति को मजबूत करना इसका है, पुरानी संस्कृति को वापस ले आना है या नई संस्कृति को जन्म देना है, आदि आदि बहुत सारे। तो क्या है? और दूसरा सवाल जो किरण लाल जी ने पूछा, किरण लाल सांघी नाम था, हाँ, कि आपने पूछा कि लोग 5-5 साल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन 4 मशीन भी खोली कभी ज़िंदगी में नहीं खोली, तो ऐसी शिक्षा का क्या मतलब होगा? और एक और सवाल शायद आप ही ने पूछा कि जो पैरेलल शिक्षा चल रही है व्हाट्सएप की, वो भी शिक्षित कर रही है, तो उसके बारे में क्या करना है? मैं तीनों चीज़ों को जोड़ के जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं वापस गांधी की बात पे बार बार चला जाता हूँ, मेरी कमज़ोरी भी है, मेरी ताकत भी है। शिक्षा रोज़गार देने के लिए कभी नहीं होती, ना ही शिक्षा रोज़गार पैदा करती है। रोज़गार तो अर्थव्यवस्था पैदा करती है। आपकी अर्थव्यवस्था अगर रोज़गार पैदा नहीं कर रही है तो शिक्षा पे क्यों आप गाली दे रहे हैं कि शिक्षा से रोज़गार नहीं मिल रहा है? इस पे तो हम स्पष्ट हो जाए ना। अर्थव्यवस्था रोज़गार पैदा करती है। हमारी अर्थव्यवस्था वर्तमान में जब से जागतिकीकरण की अर्थव्यवस्था लाई गई है देश में 1991 से लेकर अभी तक, ये रोज़गार विहीन आर्थिक वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था है। जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ स्थापित बात है अब तो। इसलिए अगर कोई हमको कहे मैं ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाने वाला हूं या मेरी पार्टी या मेरी सरकार लाने वाली है जो कि स्किल पैदा करेगी, जो रोज़गार पैदा करेगी, जीविका के साधन लाएगी, वो हमको धोखा दे रहा है। उससे केवल ये पूछ लेना चाहिए 2019 में तो तुम वायदा नहीं पूरा कर पाए, 2014 वाला कि सबको रोज़गार दे, कितने करोड़ों को रोज़गार दे दोगे जो लिखा था मैनिफेस्टो में, अब तुम 2022 में देने वाले हो न्यू इंडिया के तहत। तुम्हारे आर्थिक मॉडल में संभव ही नहीं है। और मनमोहन सिंह जी को बहुत देर लगी बात स्वीकारने में। 2013 में पहली बार उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा कि आज मैं स्वीकारना चाहता हूं कि जिस जागतिकीकरण के मॉडल को हमने अपनाया है वो इतने सालों से 1991 से लेकर अभी तक वो रोज़गार पैदा नहीं कर पाई है, और मैं जोड़ रहा हूं ना ही कभी कर पाएगी। तो शिक्षा को रोज़गार से जोड़ने से क्या निकलेगा? शिक्षा
केवल गांधी नहीं, बहुत लोग इस पर कह चुके हैं। अम्बेडकर भी जब लिखते थे, फुले, सबने ये बात को जोर से लिखा है, कहा है। यहाँ पे तो विवेकानंद भी शामिल हो जाएंगे इसी करने में, भगत सिंह तो और ज़्यादा हो जाएंगे। शायद भगत सिंह से मैं बात समझा देता हूँ, वह सबसे माकूम तरीका होगा भगत सिंह को कोट कर देना। भगत सिंह का जो मशहूर लेख है 1928 का, विद्यार्थी और राजनीति, स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, वो हिंदी में लिखा हुआ लेख है। उन्होंने पंजाबी में लिखना शुरू किया था जब हाई स्कूल स्टूडेंट थे, उसके बाद में हिंदी में लिखा। नहीं, हम कहाँ पढ़े, पैदा वहाँ पे हुए हैं लाहौर में, पर कहाँ उनकी उम्र तो बहुत होती है अभी। तो भगत सिंह ने विद्यार्थी और राजनीति के लेख में बहुत रोचक ढंग से सरल हिंदुस्तानी में लिखा कि जब वायसराय आते हैं लाहौर, तो स्कूल के अधिकारी और राज्य सरकार, पंजाब सरकार के सूबे के अधिकारी सब हमको वायसराय के जलसे में ले जाते हैं, उनका स्वागत करने के लिए तैयार कर देते हैं। और जब पंजाब के गवर्नर आते हैं तो भी यही हमसे करवाया जाता है। लेकिन जब गांधी आते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आते हैं, नेहरू आते हैं, हम लोग खुद जाते हैं उनका स्वागत करने के लिए, तो कहते हैं तुम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो वायसराय का स्वागत करना पॉलिटिक्स क्यों नहीं है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भाषण सुनना पॉलिटिक्स क्यों है, ये कोई समझा दे हमको। इससे बढ़िया क्या जबरदस्त बात कह दी उन्होंने। मतलब क्या उनकी उम्र 21 साल की होगी, 2 साल बाद तो फांसी के तख्ते पे झूल गए। फिर वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप भी कहते हैं, समाज भी कहता है, और हमारे स्कूल के कॉलेज के प्राचार्य भी कहते हैं, तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो, पॉलिटिक्स करने नहीं आए हो, पढ़ो तुम लोग। हम मानते हैं कि हमको खूब मेहनत से पढ़ना चाहिए, हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन वो शिक्षा हमारे किस काम की जो हमको देश की हालात समझने के लिए तैयार नहीं करती है, देश के सामाजिक आर्थिक हालातों को समझने के लिए तैयार नहीं करी, वो शिक्षा हमारे किस काम की है। ऐसी शिक्षा तो केवल बाबू तैयार करने की है, वो शिक्षा निरर्थक है, फजूल है। तो ये जवाब मिल रहा है आपको, सोचिए इसको। और वो नेशनल कॉलेज की जो शिक्षा थी वो कुछ फर्क ढंग की थी कि वहाँ के ग्राउंड में बैठ के सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह मीटिंग कर पाते थे स्टूडेंट्स के रूप में। ये विद्यार्थी पॉलिटिक्स उस समय की, वो मीटिंग कर पाते थे और तय कर पाते थे कि हम पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी। तो पढ़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, पढ़ेंगे, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ये पूरा विचार उस समय विद्यार्थी और राजनीति वाले लेख से निकला। आज सारे स्टूडेंट मूवमेंट में, भारत भर में पूरे स्टूडेंट मूवमेंट को आज वो आंदोलित कर रहा है, हम लड़ेंगे भी और पढ़ेंगे भी। और जो सबसे बढ़िया पढ़ता है वही सबसे अच्छी लड़ाई लड़ता है। इसीलिए जेएनयू से बहुत घबराई हुई सरकार है, क्योंकि सब बढ़िया पढ़ाई होती है वहां पे, जबरदस्त पढ़ाई होती है। इसलिए वहां के विद्यार्थियों से, वहां की पढ़ाई से, वहां के फैकल्टी से पूरी सरकार घबराई हुई है। इसलिए उनके शिक्षा मंत्री राजस्थान वाले ने कह दिया, हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था खत्म करेंगे जो कन्हैया कुमार और रोहित वेमुला पैदा करती है। ये थी पढ़ाई, और यही पढ़ाई करते हुए भगत सिंह बन गए ना। तो ये हमें समझना होगा। तो इसलिए स्किल पैदा होगी, ये बात नहीं है। मैं स्किल पे अभी नहीं बोलूँगा, मेरा एक बहुत बढ़िया लेख है, बहुत जगह कोट हो रहा है, मैं आपको शाम के लिए उसमें कुछ कह दूंगा स्किल के ऊपर। अभी अपने को बचा रहा हूँ, समय बचा रहा हूँ। अब जो आपने कहा कि बहुत अच्छी बात कही किरण लाल जी ने कि व्हाट्सएप पैरेलल एजुकेशन है, मैं कहूँगा शायद अब व्हाट्सएप पैरेलल एजुकेशन नहीं है, स्कूल और कॉलेज पैरेलल एजुकेशन है। सारा डिजिटल एजुकेशन ही तो असली एजुकेशन है, बाकी सब पैरेलल हो चुका है और शायद फजूल हो चुका है, फजूली हो चुका है। वो इतना हावी है कि बेचारे बच्चों, युवाओं को कब टाइम मिलेगा स्कूल और कॉलेज की शिक्षा पाने का? टाइम ही नहीं अब तो। और उसका जो परिणाम है, मैं एक छोटी सी कहानी, मेरी ज़िंदगी अनुभव है। कुछ साल पहले मैं एक फ़ोटोकॉपिंग की दुकान पे भोपाल में एक मोटी किताब लेके गया फ़ोटोकॉपिंग कराने के लिए, और वो सब मुझे जानते हैं, तो उनको मालूम था कि बीच में और कोई काम अलाउ नहीं करेंगे, जल्दी से फ़ोटोकॉपी करनी है इनकी। तो कर रहे थे, इतने में एक युवा पीछे पिट्ठू था, उसका बैकपैक था, वो लिए हुए भागते भागते आया, बिल्कुल हाँफते हुए घुसा वहाँ दुकान पर और कहा, ये लो, ये मेरे 4 कागज़ जल्दी से कर दो। तो बेचारे फोटोकॉपी वाले मेरी शक्ल करते, मैं हाँ कर दो भाई, बेचारे का स्टूडेंट है, कुछ करने आया है। जब वो हो रही थी फोटोकॉपी, में पूछा कि क्या है ये? सर प्रोजेक्ट। मैं कौन सा प्रोजेक्ट? उस वो फ्रीडम सर्कल का प्रोजेक्ट। मैंने कहा ये 4 कागज़ क्या है? उन्होंने कहा था कि फ्रीडम सर्कल के 4 लोगों के बारे में कुछ लिख के लाओ। मैंने कहा अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, किस पे तुमने लिखा?
कहते हैं ज़्यादा नहीं समझ में आया, बहुत टाइम कम था, तो एक तो हमने भगत सिंह पे कुछ लिखा, एक गांधी पे लिखा, और एक हमने विवेकानंद पे लिखा, एक सुभाष चंद्र बोस पे लिखा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्या लिखा गांधी पे? कहता मुझे मालूम क्या, वो तो गूगल से डाउनलोड किया ना, अभी टाइम कहाँ था हमारे पास, साहब इतने प्रोजेक्ट देते हैं, टाइम ही नहीं हमारे पास, हमने डाउनलोड किया, दे रहे हैं, अब बाद में देखते रहेंगे जब टाइम मिलेगा। मैंने कहा तुमने सॉल्ट मार्च के बारे में ज़रूर लिखा होगा ना, कि सब इंग्लिश में था सामने, सर सॉल्ट मार्च के बारे में ज़रूर लिखा होगा। कहते क्या होता है सॉल्ट मार्च? हमको नहीं मालूम। नमक का मार्च, ये क्या मतलब, हमको नहीं मालूम। तो मैंने कहा ठीक है, हम सबकी, तब तक उस बेचारी की फोटो कॉपी होगी, प्रोजेक्ट लेके चला गया। मतलब आपने तो पैरेलल सिस्टम को भी असली सिस्टम बना दिया ना, बाकी सब तो मजाक हो गया है। तो इस पे विचार करें, अभी और नहीं, मतलब अभी और बहुत कुछ कहना है इसके ऊपर। लड़ाई डिजिटल भारत जो बनाया जा रहा है, इसको हमने नहीं रोका तो डिजिटल रह जाएगा, भारत छूट जाएगा। मैं वायदा करता हूँ यही होगा, और मैं तो उसको देखने के लिए जिंदा नहीं रहूँगा। आप जो युवा बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग देखेंगे उस भारत विदाउट, जिसमें डिजिटल है, भारत नहीं है। और इसीलिए लाया जा रहा है, इंसानियत खत्म हो जाएगी, डिजिटल आ जाएगा। ये जरा सोचिए इस बात पे। आज तो बैंकों से भी रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, बैंकों में जो एम्प्लॉई हैं उनके रोजगार खत्म होने तेजी के साथ। पहले हम पासबुक अपडेट करने जाते थे तो काउंटर पर बैठे हुए महिला या पुरुष से बातचीत होती थी, दोस्ती भी हो जाती थी। अब वो कहते हैं मशीन से दोस्ती करो, मशीन आपकी पासबुक अपडेट कर देगी, है। और सारा पैसा वैसा तो आपको बैंक में आने की जरूरत नहीं है, सब घर बैठे सब कुछ हो जाता है। और बुजुर्ग लोग नहीं जानते, तो युवा लोग जानते हैं कैसे करना है, उसके विज्ञापन आते रहते हैं। बुजुर्ग लोग कितने बेवकूफ़ हैं। तो ऐसे ही मैं गया हुआ था बैंक, स्टेट बैंक के काउंटर पे अपना पैसा वैसा निकालने के लिए, तो एक बुजुर्ग आदमी मेरी उम्र के थे, वो आए और वहाँ पे छोटी सी मशीन रखी रहती है आजकल, उसके थ्रू वो करने लगे। तो मशीन अटक गई क्योंकि वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। तो मशीन करते इतनी देर में मेरा पैसा कैश होके आ गया। तो उनको बोला काउंटर बैठे आदमी ने, सर आप ऐसा कीजिए, रुक जाइए, जब मशीन काम करेगी तो आपको पैसा दे दूंगा मैं। तो वे बड़े परेशान। मैंने कहा देखिए आप तो मेरी उम्र के हैं, हम एक ही पीढ़ी के लोग हैं, मैंने तो अपना पैसा निकाल लिया मैनुअल तरीके से, और आपका पैसा अटक गया, मशीन के जरिए आप जा रहे हैं। कहते मैं तो क्या करूं, अभी सीखा है मैंने, नया नया सीखा है, कोई गलती कर दी। मैं देखो ये जो बैठे सामने हैं, इनसे कौन बात करेगा अगर मशीन के जरिए सब पैसा निकालते रहेंगे? ये किसी से मिल भी नहीं पाएंगे। मैं आता हूं तो चार बात पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं कि आपने कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन किया, कौन सी रैली निकाली, मैं जवाब देता हूं, करते करते वो मेरा पैसा भी दे देते हैं। आप इनसे बात नहीं करना चाहते? कहते नहीं मेरी भी दोस्ती है इनके साथ। मैंने कहा दोस्ती तो बीच में मशीन काहे को ला रहे हो भाई, ये मशीन को निकाल दो, दोस्ती बनी रहेगी। अब तय करो दोस्ती चाहिए या मशीन चाहिए। हम यहाँ पहुँच चुके हैं और गंभीर सवाल है। और केवल ये नहीं, डिजिटल इंडिया बनाते बनाते भारत की सॉवरेंटी, संप्रभुता कैसे बिक चुकी है, बिकेगी नहीं, बिक चुकी है। इस पर बहुत अच्छे लेख आ गए हैं, डेटा आ गया है, बहुत लोग विद्वान लोग इस पर लिख रहे हैं, पढ़िए, सब अवेलेबल है अब तो, कि कैसे डिजिटल इंडिया बनाते बनाते भारत बिक गया। सॉवरेंटी की बात कर रहा हूँ, ये वाली इंसानियत बिकने की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसानियत तो खत्म ही हो रही है, लेकिन भारत ही भी बिक रहा है साथ में। और क्या होगा भारत में, क्या नहीं होगा, इसका निर्णय कहीं और हो रहा है। वॉशिंगटन डीसी की 23वीं स्ट्रीट पे या 35वीं स्ट्रीट पे किए जा रहे हैं फैसले, जहाँ हेडक्वार्टर है IMF और वर्ल्ड बैंक और WTO के, वहाँ पे फैसले हो रहे हैं, यहाँ नहीं हो रहे। हमको भ्रम है कि पार्लियामेंट फैसले कर रही है, जहाँ पे मेजोरिटी है उनकी, वहाँ नहीं हो रहे फैसले। इतनी मेजोरिटी नहीं होती तब भी वही वाले फैसले होने वाले थे, मुश्किल होते पर होते वही। तो जब आप अपनी संप्रभुता खोने को तैयार हो गए डिजिटल करते करते, तो सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं, जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, ये सवाल है। कुछ आप कर नहीं, विषय नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ, सब सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा, पर मुझे डॉक्टर सप्तर्षि वाला सवाल बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था, और उसका कुछ जवाब मुझे, ये आखिरी सवाल प्रकाश बैठे वो खड़े, प्रकाश ने कुछ पूछा मुझसे, उससे मुझे एकदम समझ में आया क्या संभव जवाब हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि मेरी बात ठीक हो, पर मैं भी सोच रहा हूँ इसके बारे में। ये बात मैं समझता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, खासकर अम्बेडकर को पढ़ के जल्दी समझ में आती है कि आप अगर मराठी में ही शिक्षण करते जाएंगे या हिंदी में करते जाएंगे या तमिल और तेलुगु में करते जाएंगे, तो उस भाषा के अंदर जो ब्राह्मणवादी आग्रह है या दुराग्रह है, और सांस्कृतिक इतिहास में जो दुराग्रह रहे हैं और अंधश्रद्धा के दुराग्रह उसमें भाषा में है, वो सब आप लेकर आगे जाएंगे और आप अंग्रेजी के जरिए उससे मुक्ति पा सकते हैं। पर इसमें एक बात मान के चलने की अंग्रेजी में दुराग्रह नहीं है। क्या अंग्रेजी में साम्राज्यवाद का दुराग्रह नहीं है?
साम्राज्यवाद तो अंग्रेजी और जर्मन और फ्रेंच में पैदा हुआ ना, वो तो हिंदी में या मराठी में नहीं पैदा हुआ। और नस्लवाद, रेसिज्म, वो भी अंग्रेजी की देन है और फ्रेंच और जर्मन की देन है, जिन्होंने दूसरी नस्लों के गुलामों को इंपोर्ट किया अपने यहाँ अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। मुझे लगता है शायद भारत की किसी भाषा वालों ने कभी किसी गुलामों को इंपोर्ट नहीं किया अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। तो गुलामों का इस्तेमाल करना उसी भाषा में है ना। तो इस तरह के दुराग्रह, कुरीतियाँ, अंधश्रद्धाएं, भूत प्रेत की कहानियां जितनी जोरदार तरीके से अंग्रेजी में मिल जाएंगी आपको अभी हिंदी और मराठी में नहीं मिलने वाली भूत प्रेत की कहानियां। तो मैं एक लेवल पे इसकी पेडागोजी को मानता भी हूं कि उस भाषा का इस्तेमाल करके अब अपनी भाषा में जो सारी गड़बड़ है उसको चैलेंज कर सकते हैं। मैं कुछ हद तक मानने को तैयार हूं, लेकिन ये संपूर्ण सत्य नहीं है। वो भाषाएं भी ग्रसित हैं इसी तरह की बातों से। और इसलिए जो प्रकाश ने सवाल पूछा वो बहुत मौजूद सवाल है। मेरी गलती है कि मैंने खुद उसका जिक्र नहीं किया। हम जब मातृभाषा की बात करते हैं तो मैंने जो बात की वो अधूरी बात थी, अर्ध सत्य था। मैं उसको वापस ले रहा हूँ, शाम को ऐसी बात नहीं कहूँगा। थैंक यू प्रकाश। बात मातृभाषा की नहीं है, बात बहुभाषीता की है। भारत की कोई भाषा नहीं है जो बहुभाषीय नहीं होती है। हर जिसको आप मातृभाषा मानते हैं वो मातृभाषा कई और भाषाओं के इलाके में पनपती है, उन भाषाओं को भी शामिल करती है, उनके शब्दों को, उनके विचारों को शामिल करके बनती है। और इसको मान ले तो बड़ा काम आसान हो जाता है। इसलिए आग्रह या दुराग्रह मातृभाषा का नहीं होगा। हमारी पूरी शिक्षण शास्त्र की बुनियाद बनेगी, बहुभाषिता बनेगी। बहुभाषिता में सब भाषाओं के प्रति सम्मान निहित है, सब भाषाओं से सीखना निहित है। जो आज एक बिल्कुल नया दौर चला है, जब कुछ हिंदी वाले वेबसाइट चला रहे हैं, करें हिंदी सबसे सर्वोत्तम भाषा है भारत की, तो ये तो वापस लौट रहे हैं 1920 के दशक में। इस तरह की बातें कही जाती है। हम तो आगे बढ़ गए, तो समझ में आ गया कि तमिल भारत की तमाम भाषाओं में से सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत तो मर गई ना, खत्म हो गई। जिंदा भाषाओं में तमिल सबसे पुरानी भाषा है, इसको तो मानिए आप। और मैंने आपसे बात करी कैसे जिन तकनीकी शब्दों के लिए हिंदी में हमको पर्याय नहीं मिले वो हमको मैथिली और भोजपुरी और मगही में मिल गए। तो सवाल बहुभाषिता का है। हिंदी स्वयं एक बहुभाषी भाषा है। अगर इस सब भाषाओं को ब्रज और अवधी और निमाड़ी मालवी को निकाले तो हिंदी बचेगी क्या? उर्दू को निकाले तो हिंदी तो सत्यानाश हो जाएगी। उर्दू को जैसे ही निकाला हिंदी में कुछ नहीं बचने वाला। आप कितनी बार प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार नहीं करेंगे। मैंने तो कल किसी को समझाया, मैंने प्रतीक्षा करना बंद कर दिया, इंतजार करता हूं। हम बहुभाषी राष्ट्र हैं, बहुभाषी देश, बहुभाषी समाज के लोग हैं। हम ये मान लेंगे तो हमारी पढ़ाई लिखाई सरल और बड़ी अच्छी हो जाएगी। तब ये नहीं कहेंगे तुमने संस्कृत वाली बात क्यों नहीं बोली। अभी और नहीं है, कहानियों का आकर्षण रहता है, वो छोड़ रहा हूं मैं इसको। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात किसी ने पूछी है कि अगर ये बात मान ली जाए कि 85% बच्चों के लिए, युवाओं के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था काबिल नहीं है, तो हम क्या कोई समानांतर शिक्षा व्यवस्था खड़ी करें? इसका जवाब दोनों है, हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए कि हर आंदोलन और संघर्ष का कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण होता है। बिना वैकल्पिक दृष्टिकोण के वो संघर्ष दिशाहीन होता है। अभी और समझा नहीं रहा हूं पर कह रहा हूं इस बात को, सोच लीजिए, समझ लीजिए। जिस आंदोलन और संघर्ष के पास दिशा नहीं है, अपना विकल्प नहीं है, अपनी दृष्टि नहीं है, वो बहुत दूर तक नहीं जाएगा। और इस पर अगर समझना है तो शहीद शंकर गुहा नोगी के ऊपर 5 किताबें बाहर रखी हैं। उसमें 30 नंबर की किताब है, याददाश्त से बोलो, नीले रंग की किताब है, वो संघर्ष और निर्माण के ऊपर है। शंकर गुहा नोगी मार्क्सवादी थे, वह गांधी से बहुत सीखा उन्होंने और गांधी के संघर्ष निर्माण को बहुत आगे बढ़ा दिया। उस पर वो किताब है, छोटी सी किताब है, वो पढ़ेंगे तो मेरी और बात का खुलासा हो जाएगा, मिल जाएगी आपको बाहर। तो आंदोलन की अपनी दिशा होती है और कई बारी, जैसे न्योगी ने भी इस बात को कहा, उस दिशा को वास्तव में आत्मसात करने के लिए आंदोलन को जरूरत पड़ती है उस दिशा के ऊपर, उस
विकल्प या पर्याय के ऊपर विश्वास प्राप्त करने के लिए, भरोसा पैदा करने के लिए आम जनता में, उसको करके दिखा दें। इसलिए उस पर्याय वाली दृष्टि को जमीन पे उतारकर आंदोलन के हिस्से के रूप में बहुत जरूरी है। उस मायने में आपका पूछना क्या समानांतर, मैं कहूँ अगर इसको समानांतर मानते हैं कि हमने उस विकल्प की लड़ाई के लिए हम एक मॉडल प्रतिमान पैदा कर रहे हैं, कीजिए। लेकिन अगर आप वहां रुक गए तो जो बयार है, इतने तूफान जैसी बयार है उच्च फॉर्मल शिक्षा की, वो आपके प्रतिमान को टिकने नहीं देगी। उस प्रतिमान को टिकाए रखने के लिए वो प्रतिमान टिके ही नहीं, बल्कि उस पूरी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था को बदलने का साधन बन जाए, उसका हमारा जबरदस्त हथियार बन जाए। हमको जरूरी है कि साथ साथ उस बड़ी शिक्षा व्यवस्था को बदलें, उसको बदलने की लड़ाई भी लड़ें। और उस समय शायद आपको ऐसे स्कूल भी बनाने पड़ेंगे जिसमें केवल आंदोलन ही स्कूल होगा, जैसा अभी डॉक्टर सप्तर्षि बोले, मैं मानता हूँ। नियोगी ने इसे बहुत सुंदर लिखा है, बार बार लिखा है आप वाली बात को। उन्होंने लिखा है कि सबसे बड़ा स्कूल तो हमने खोल रखा है, इतना जोरदार आंदोलन जो चल रहा है मजदूरों का, ये स्कूल है। तो मैंने एक बार उनके ऊपर लिख के लिखा, वो स्कूल नहीं है, वो विश्वविद्यालय है, विद्यापीठ है। वो तो विद्यापीठ खोल रखी है उन्होंने, हम सबने सीखा वहां जाकर। तो ये बात सही है, संघर्ष, आंदोलन, जनता के कोई भी ऐसे जो काम होते हैं, जनवादी काम होते हैं, वो वास्तव में स्कूल और यूनिवर्सिटी होते हैं। पर वहां रुक नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था, इसको आपने छोड़ दिया, ये तो आपके सब प्रतिमानों को ढा नहीं देगी, जिंदा नहीं रहने देगी। इसलिए गांधी जी के सामने भी ये सवाल था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम केवल चंद एक स्कूल नई तालीम के खोलेंगे, कभी नहीं कहा। उन्होंने 1937 के भाषण के बाद 1938 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ बारडोली में, जिसको हरिपुरा कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, तो बारडोली वाले उस सेशन में उन्होंने इस बात को रखा कि आज़ादी के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। भारत की शिक्षा व्यवस्था, नई तालीम वाली बात नहीं करें, अब भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। तो 3 बातें रखी, तीनों पर प्रस्ताव पारित हुआ। नंबर 1, 8वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी तौर पे मुफ्त होगी, यह इंडियन नेशनल कांग्रेस का रेजोल्यूशन है। दूसरा, पूरी शिक्षा व्यवस्था मातृभाषा पर आधारित होगी। और तीसरा, नई तालीम का जो मॉडल पेश किया गया है, उस नई तालीम की मॉडल की ओर भारत की शिक्षा व्यवस्था को, चंदे के मॉडल स्कूल नहीं, भारत की शिक्षा व्यवस्था उधर जाएगी, पूरे देश की, यानी कि गांव की, स्कूल, बस्तियों की, गरीबों की, अमीरों की, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था। नहीं गई वो अलग सवाल है, क्यों नहीं गई अलग सवाल है, उसको भी खोजबीन की जा चुकी है। उसका मैंने कुछ उत्तर इसमें दिया है, इस डीवीडी में, व्याख्यान में। तो इसलिए हम केवल समानांतर प्रतिमान खड़े करके चुप नहीं रह सकते। वो हमारी लड़ाई का हिस्सा हम जरूर स्थापित करेंगे, लेकिन अब बाकी लड़ाई भी लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे। एक बहुत मुश्किल सवाल जो आपने पूछा, मैंने अपनी बच्ची को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में डाल दिया है, अब बैकआउट कैसे करें। नहीं, बैकआउट मत कीजिए, बिल्कुल बैकआउट मत कीजिए। अब डाल दिया तो उसको दिक्कत होगी बच्ची को ना, बिल्कुल मत कीजिए। मैं एक शिक्षक होने के नाते इस बात को कह रहा हूँ, वहीं रखिए। लेकिन उस बच्ची को आप चाहे युक्रांत के आंदोलन में शामिल करके, चाहे नियोगी के आंदोलन में शामिल करके, चाहे मेधा ताई के आंदोलन में शामिल करके, सब नाम ले रहा हूँ, है उदाहरण बतौर बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत नाम हो सकते हैं, आंदोलन में शामिल करके उस अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और उसके शिक्षक और उनके बच्चों को बदलने का साधन बना लीजिए। वो तो बड़ी अच्छी बात है कि वो है आपकी बच्ची वहाँ पे, और आप यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, तो हमारे पास जवाब है ना। वो बच्ची तो आंदोलन की सिपाही है ना, वो सवाल उठाएगी वहाँ की पितृसत्ता के ऊपर, और ऐसे सवाल उठाएगी जो बड़ी होगी तो बीएचयू में सारी लड़कियों को आंदोलित करके वाइस चांसलर को इस्तीफा देने के लिए मंजूर करेगी। वो बहुत अच्छा वो वहाँ पे है, क्योंकि वो मराठी भी तो जानती है ना, वो मराठी की भी बात करेगी और हिंदी की भी बात करेगी, अंग्रेजी में भी करेगी, तो और भी शक्तिशाली है वो तो। पर वो बदलेगी ना, वो उसको स्वीकारेगी नहीं। इसके लिए वो स्कूल और उसका पूरा सोच बदला जाएगा। वो नहीं बदलेगी, वो स्कूल को बदलेगी। तो वही रहे जी, बिल्कुल वही रहे। और कैसे काम करना है उनको शामिल कीजिए, आंदोलनों में शामिल कीजिए, आंदोलन के स्कूल में भर्ती कर दीजिए साथ साथ। बस मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ। एक मुझे सवाल याद आ रहा था, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। ये अपने
ये जो सवाल उठाया है कि शिक्षा अशिक्षा बन गई है, हम किस तरीके से इसको डीमिस्टिफाई करें, इसका जो वर्चस्व हमारे दिमाग पे स्थापित हो गया है, हमको एक ही तरीके से सोचने में मजबूर करता है और अक्सर बेबस बना देता है, लाचार बना देता है। मैं आज शाम को इसका जवाब दूंगा, तब तक इंतज़ार कर लीजिए, प्रतीक्षा मत कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। वो आज सब रेलवे वाले हमको प्रतीक्षा करवाए रहते हैं। मेरी गाड़ी जो ठाणे लाई थी वो 8.5 घंटे प्रतीक्षा करवाती रही मेरी। मैं सुनता रहा, आपको प्रतीक्षा करवाने के लिए खेद है। मैंने कहा बोल दो इंतज़ार करवाने के लिए अफसोस हो रहा है मुझे, क्या कि प्रतीक्षा करवाने के लिए खेद है, कोई नहीं समझता वहाँ पे। चलिए खत्म करें। आज शाम को डॉक्टर अनिल सतगोपाल हमारे साथ रहेंगे। व्याख्यान में भी आप सब लोग आइए, और जिस अपेक्षा से हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, मुझे लगता है हमारे जो सवाल थे, हम सब कार्यकर्ता यहाँ पे काम करने वाले संस्था के कार्यकर्ता काफ़ी है, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। आपकी किताबें भी है अनिल भाई की, आप बाहर उनको देख सकते हैं। शाम को 5:30 बजे मिलेंगे, और गांधी सप्ताह के बाकी प्रोग्राम में भी आप सब आइए। हो पानसे सर येत आहेत, पानसे सरांच्या अध्यक्षतेखाली, उनकी अध्यक्षता में शाम को व्याख्यान का प्रोग्राम होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।